media convergence and user engagement, we have with us Shri Hitesh Shankar sir, editor of Panchjanya, one of India's leading weekly magazines. Sir has been a professional in the industry for the past 20 years. He has worked with various reputed media houses such as Dainik Jagran, India Today, Hindustan Times Media Limited. He has also worked on award-winning international documentaries and wildlife shows. Sir is currently a member of various national-level government committees for central policies, academics and Indian language promotion. May I now request Dr. Shipra Mathur to accord floral greetings to Shri Hitesh Shankar sir. हितेश जी अपने साथ में हैं। कल आप लोगों ने मेरे ख्याल में 2 पर्सपेक्टिव आप लोग को क्लियर हुए। एक इन्फॉर्मेशन तो कैसे प्रोसेस किया जाना है, डिस इन्फॉर्मेशन क्या है, तो एक पर्सपेक्टिव जो है वो राजेश जी ने आप लोगों को कल दिया। बहुत सारे उदाहरण के साथ में आप लोगों ने समझा। फिर हमारे साथ मोहम्मद वकास साहब थे, उन्होंने भाषा की बात की, है ना। तो एक बिल्कुल जुदा एस्पेक्ट जो है वो आप लोगों को लगा कि इस तरह से तो हमने कभी देखा नहीं चीज़। आज थोड़ा अलग और नज़रिया, उसी का एक्सटेंशन आप मानिए, या थोड़ी सी अपेक्षा शायद हमारी ये होगी कि अब हम वो जो पर्सपेक्टिव है, वो जो फ्रेमवर्क हमने देखा, उस फ्रेमवर्क में ही अब वो क्या टूल्स हैं कि हम उनको आइडेंटिफाई कर पाए। जो कल आपकी क्वेरीज बार बार आ रही थी कि नाउ वी नो दैट दिस एग्जिस्ट, but what is the solution and how do we go about it? How do we identify? How do we burst all those fake information and how do we consume it? तो वो जो प्रोसेस है वो हितेश जी क्योंकि रोज़ाना डील करते हैं, और गूगल जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनके साथ में जो उनके एल्गोरिदम्स कैसे बनने चाहिए, उसमें भाषा की क्या भूमिका होनी चाहिए, उसकी एक्सपर्टीज़ हितेश जी के पास उस मायने में भी है कि उनके साथ में उठ बैठकर उन्होंने वो चीज़ें क्रिएट करने में वो भूमिका निभाई है। ही हैज़ वर्क एट द टॉप लेवल कि जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो किस शेप में होना चाहिए भाषा के मायने। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा वो पर्सपेक्टिव भी आज के कॉन्वर्सेशन में आएगा, और कुछ स्लाइड्स हैं उसके माध्यम से हम लोग, और कॉन्वर्सेशन मोड ही रहे। जहाँ आपको लगे कि कोई सवाल है तो रेज योर हैंड एंड गेट अप एंड आस्क योर क्वेश्चंस। आई थिंक दैट विल मेक इट मोर एंगेजिंग। ओवर टू हितेश जी एंड वेलकम अगेन टू द कैंपस। धन्यवाद शिप्रा जी, सभी का स्वागत है। कल हमने जो बात की थी, आपने जैसे बताया, इसका हमारे डिस्कशन का फ्रेमवर्क एग्जैक्टली ऐसा रहेगा ऐसा नहीं। कल की तरह से ये खूब सारे सवाल पूछ सकें, और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, इसकी और क्या कड़ियाँ हैं, इनको समझने के अलावा मैं 2 चीज़ों पर फोकस करूँगा। आज ये हमारी अगली पीढ़ी है जो पत्रकारिता में जा रही है। पहला तो कन्वर्जेंस कैसा है, मीडिया आपस में मिल कैसा रहा है, और फिर प्रोड्यूस क्या कर रहा है। क्योंकि कन्वर्जेंस जो है वो कंजर्वेटिव मॉडल्स को गिरा दिया है उसने बिल्कुल। अब कॉपी का फ्लो उसी हिसाब से तय होता है। और दूसरा, हमारा एंगेजमेंट कैसा है। मगर इस सब की बात करते हुए मैं एक अलग जगह से बात शुरू करूंगा। हम लोग बुक्स की बात कर रहे थे, अल्केमिस्ट की बात कर रहे थे, पालो कोएल्हो की बात कर रहे थे, तो शिप्रा जी के पास एक पुरानी किताब मैंने देखी, मैं पढ़ने लगा, और फिर उसका एक अंश में चाहूँगा वहाँ से हम थोड़ी सी बात शुरू करें। ये हिप्पी है पालो कोएल्हो की, तो एक टुकड़ा, और वहाँ से आगे हम अपनी बात लेंगे। और इस किताब का ये पहला पेज है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, क्योंकि उसके बाद कुछ सवाल होंगे इसी बात से। और ये बात आप 2022 में बैठे हैं, सितंबर में बैठे हैं, और ये सितंबर 1970 की बात है। यहाँ से आप ये दिमाग में रखते हुए कि आपके पिताजी के शायद उनके जन्म से पहले का सितंबर है ये, और तब की बात पालो कोएल्हो कर रहे हैं। अपना फ़ोन अगर साइलेंट पे कर दें सब लोग तो और सहूलियत होगी।
So pay attention to what I'm reading out. In September 1970, two sides squared off for the title of the center of the world. Piccadilly Circus in London and Dam Square in Amsterdam. But not everyone knew this. If you asked most people, they would have told you the White House in the US and the Kremlin in the USSR. These people tended to get their information from newspapers, television, radio, media that were already entirely outdated and that would never regain the relevance they had when first invented. In September 1970, airplanes tickets were outrageously expensive, which meant only the rich could travel. Okay, that wasn't entirely true for an enormous number of young people whom these outdated media outlets could see only for their outward appearance. They wore their long hair, dressed in bright colored clothing, and never took a bath, which was a lie. But these young kids didn't read the newspaper, and the older generation believed any news item that served to denigrate those they considered a danger to the society and common decency. They were a danger to an entire generation of diligent young boys and girls trying to succeed in life with their horrible example of lewdness and free love, as their detractors like to say with disdain. Well, this ever-growing number of kids had a system for spreading news that no one, absolutely no one, ever managed to detect. The invisible post, quote unquote, the invisible post couldn't be bothered to discuss the latest Volkswagen or the new powdered soaps that had just been launched around the globe. It limited its news to the next great trail awaiting exploration by those insolent, dirty kids practicing free love and wearing clothes no one with any taste would ever put on. The girls with their braided hair covered in flowers, their long dresses, bright colored shirts and novas, necklaces of all shapes and sizes, the boys with their hair and beards that hadn't been cut for months. They wore faded jeans with tears from overuse because jeans were expensive everywhere in the world. The invisible post existed because people were always going to these concerts, swapping ideas about where they ought to meet next, how they could explore the world without jumping aboard one of those tourist buses where a guide described his site, while the younger people grew bored and the older people dozed. And so thanks to the word of mouth, everyone knew where the next concert was to take place or where to find the next great trail to be explored. ये 1970 की बात है और इसमें जो अंडरलाइन करने वाली बात है कि मीडिया अपने इन्वेंशन के साथ ही आउटडेटेड कब हो चुका है उसे बताया जा रहा है कि अब खबर वहां से नहीं मिलती। मुझे एक और इंसिडेंट याद आता है, लंदन में दंगे हुए थे करीब 10 साल पहले। अभी ये लीस्टर के दंगों की बात नहीं कर रहा मैं, अभी जो हुए हैं। और मैं ऐसे ही यूनिवर्सिटी के बच्चों से बात कर रहा था, तो उनका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है इसे समझने के लिए मैंने पूछा उनसे कि लंदन के दंगों के बारे में किसे पता है, लंदन राइट्स के बारे में किसे पता है। सबने हाथ उठाया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे थे। मैंने उनसे पूछा कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उन्होंने मतलब थोड़ा कि ये सोचेंगे कि पढ़ते नहीं हैं हम, कि नहीं आता तो है, पापा पढ़ते हैं। ये उनमें से किसी ने भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। आज नहीं पढ़ा। हाँ नहीं, मतलब पूछा तो ये था कि न्यूज़पेपर उनकी आदत में शुमार नहीं था। 10 साल पहले की बात बता दूं। फिर मैंने कहा कि इसके बारे में आपको पता टीवी से चला होगा, टीवी पर किसने कौन सा चैनल देखा। मज़े की बात थी उसमें से किसी ने टीवी भी नहीं देखा था। मैंने कहा ये दंगे शुरू किसने किए, तो एक लड़की थी, उसने कहा सर मार्क डगन, उसने सही नाम लिया, उसने कहा मार्क डगन ने ये शुरू किया था। और मैं उनकी इंफॉर्मेशन की एक्यूरेसी से, अपडेशन से मैं इम्प्रेस था कि ये नहीं पढ़ रहे मगर इनके पास खबर है। और वो बच्चे थे जो दिन में 4-5 बार अपना स्टेटस अपने प्लेटफॉर्म्स पर बदलते थे। और बहुत सारों ने, जैसे हमने कल बात की थी, किताबें नहीं पढ़ी थी, नेल आर्ट के शौकीन थे, टैटू बनवाते थे। ये सब
सारी चीजें वो अपनी जिंदगी जी रहे थे, पूरी सूचनाओं के साथ जी रहे थे, मगर कन्वेंशनल मीडिया के साथ नहीं जी रहे थे। तो हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि क्या अगर हम आगे इस फील्ड में बढ़ते हैं, सिर्फ करियर के लिए नहीं, अपने इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए, तो क्या रास्ता क्या कन्वेंशनल ही है? मैं आग्रह करूंगा कि जो एक स्लाइड है, उसकी पहली स्लाइड हम, तो उसमें सोर्सेज ऑफ न्यूज़ को थोड़ा सा हम समझेंगे। एक सिनेरियो है कन्वर्जेंस का, उसमें ये सोर्सेज ऑफ न्यूज़ आपको दिख रहा है जी, और ये आयु के हिसाब से है। ब्लू कलर जो है वो अंडर 35 ईयर ऑफ एज है, और फिर जो रॉयल ब्लू है वो उससे ऊपर के लोग हैं। नेक्स्ट, इसमें अगर आप देखेंगे तो जो कंजम्पशन है उसका क्लासिफिकेशन आप कैसे कर सकते हैं। उसमें एंटरटेनमेंट भी है, उसमें फिल्म मीडिया भी है, डिजिटल गेमिंग भी है, प्रिंट भी है। आप ये देखिए, ये पाई बड़ी तेजी से आकार बदल रहा है, और अगर आप 2020 के मुकाबले 2023 में टोटल मीडिया और एंटरटेनमेंट की मार्केट अगर देखेंगे, जो ऊपर वाला टेबल है, तो आप ये देखिए कि करीब 4 साल में दोगुना हो जाने वाला है। वो 18 से 36 अगर वो अगले साल हो जाए 24 तक, तो 4 साल में दोगुना होना, ऐसी रफ्तार मीडिया की शायद हमने नहीं देखी कभी। उसके कंजम्पशन को इस तरह से बढ़ते हुए शायद हमने नहीं देखा। इक्की की रिपोर्ट जब 2-3 साल से मैं लगातार देखती हूँ, तो हाईएस्ट ग्रोथ जो है वो एंटरटेनमेंट एंड मीडिया इंडस्ट्री में है। मगर इसके साथ जो हमें ध्यान रखने की बात है वो ये है कि मीडिया बढ़ रहा है, मगर उसका रेवेन्यू मॉडल गिर गया है, ट्रेडिशनल रेवेन्यू मॉडल गिर गया है। यानी कि हम फिक्स सैलरी पर अगर काम करना चाहते हैं तो एडवर्टाइजिंग के पैरामीटर्स बदल गए हैं। संयोग से मैं एडवर्टाइजिंग को भी थोड़ा मोड़ा समझ पाता हूँ, तो उनके चैलेंजेस भी अगर हम देखें, वो क्रिएटिविटी के फील्ड में भी है, और रेवेन्यू कोई कहाँ पर कितना लगाएगा, ये सब चीज़ें बदल गई हैं। और आप देखिए कि VFX की मार्केट बढ़ रही है, गेमिंग की मार्केट बढ़ रही है, फिल्म एंटरटेनमेंट जो है उसकी मार्केट बढ़ रही है। उसी तरह से जो प्रिंट की मार्केट आप देखेंगे कि पहले के मुकाबले घटी है, 2% बढ़ी है, मगर टाइम के हिसाब से अगर आप देखें कि सस्टेन करने के हिसाब से देखें तो उसे सस्टेन करने लायक नहीं मान सकते। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वापस चले जाइए जरा एक बार। यहाँ पर एक एक्सरसाइज हम कर सकते हैं, छोटी सी। पेपर शीट्स हैं हमारे पास, मोबाइल्स हम अपने एक तरफ रखते हैं, स्मूथली लो ना, अचानक से क्यों लेके जाते हो? और सब अलग अलग बैठ सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक जगह, बस हमें दिखता रहे थोड़ा सा गैप के साथ। क्योंकि मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और एक फ्लो है कि कोई खबर कैसे बनती है। जब हमने कन्वर्जेंस का और उसका सफ़र कैसे रहता है, सूचना से रिपोर्ट तक, वो कैसे उसके स्टेजेस हैं, उसे 3 या 4-5 स्टेजेस जो हमें समझ में आता है वो लिखें। आगे मैं स्ट्रक्चर आपसे शेयर करूंगा, मगर ये हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए ही है। कोई भी टर्म आपको लगे कि यू नीड एक्सप्लेनेशन, डू इंटरव्यू। यू नीड कन्वर्जेंस, you understand convergence? Everybody understands what convergence means? Raise your hand who know. कन्वर्जेंस नहीं पता है, कोई बात नहीं, मैं इसके ये हम एक्सरसाइज करते हैं, इसके बाद ही हम कन्वर्जेंस की भी बात करते हैं। बिना हेजिटेशन के, बेटा सीखने आए हैं हम यहाँ पर, है ना? तो कोई भी ऐसा लगे कि ये टर्म नहीं समझ में आ रहा है, रेज योर हैंड, गेट अप एंड आस्क। हर चीज कभी ना कभी सीखी जाती है ना? नहीं आता, हेजिटेशन की बात। सो योर पेन एंड पैड इज रेडी? यस?
मुझे टास्क दे सकते हैं। जी, एक फाइनल रिपोर्ट जो हम फाइल करते हैं उसके हिसाब से हम स्टेजेस क्या देखते हैं, 3 या 4 या 5 जो हमें लगती है स्टेजेस लिखें। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, मैं पूछूंगा अभी। जब लिख लें तो when you are done, raise your hand. इस तरफ बैठे हुए बच्चों को दिखाई दे रहा है क्या? दिख रहा है? स्टेजिंग ऐसा है कि आप मान लीजिए एक न्यूज़ रूम में बैठे हैं, न्यूज़ मीटिंग चल रही है, शाम को प्रोडक्शन होना है, तो आपको अपनी खबर रजिस्टर करानी है। जैसे तो एक खबर कैसे बनती है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है, आपको इससे क्या होगा कि एक तो हम खबर की बहुत बात करते हैं, मगर वो ट्रैवल कैसे करती है, इंफॉर्मेशन ट्रैवल कैसे करती है, फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर कैसे आती है, ऑडियंस के पास कैसे जाती है। आर यू डन? किसी ने लिखा? हाँ, बता सकते हैं। सर मेरा नाम साक्षी है। सबसे पहले तो अगर कहीं पे कुछ घटना हुई तो जैसे अगर मैं रिपोर्टर हूँ तो अगर मेरे वहाँ पे सोर्सेज हैं तो पहले उनको कॉल करके पूछूँ कि क्या ऐसा सच में हुआ है, लाइक फैक्ट चेक कि ऐसा सच में हुआ है या बस उल्टी उल्टी खबर है। ये जो आपने दूसरी बात बोली वो पहले आती है, जो उड़ती है वो पहली स्टेज है, उसके बाद सोर्सेज पर जाती है। ठीक है। देन अगर वो सच में हुई है घटना तो मैं वहाँ जाकर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूँगी, पिक्चर्स लूँगी या जो भी यहाँ पे विटनेस है उनके वर्जन्स या बाइट्स लूँगी। देन उसके बाद मीडिया हाउस में मेरा वो जाएगा असाइनमेंट टेस्ट वगैरह पे, वहाँ पे पूरा विजुअल्स वगैरह कलेक्ट होंगी, पूरी रिपोर्ट बन के उसका पैकेजिंग होगी एंड देन वो ब्रॉडकास्ट होगी। और आप सबसे सामने सबसे पहले अगर कुछ होता है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं पहले अपने सोर्सेज के थ्रू कंफर्म करूँगी कि एक पोस्ट है, फिर मैं खुद वहाँ जाऊँगी अपने प्राइवेट सोर्सेज एज अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल, आई विटनेसेस सबसे उनके वर्जन्स लूँगी, बाइट्स कलेक्ट करूँगी। फिर मैं आऊँगी उसमें पहले एक रफ रिपोर्ट लिखूँगी, उसके बाद मैं चेक करूँगी क्या ये मतलब जो न्यूज़ है वो रेलिवेंट है, उसकी प्रॉक्सिमिटी क्या है, कि अगर एनवायरमेंट छपी तो ऑन पेज पे आनी चाहिए, आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। अगर वो आनी चाहिए तो फिर मैं उसकी फ्रेंड को तैयार करूँगी, विद हेडलाइन, पिक्चर्स और जो भी मेरा फाइनल वर्जन है, उसके बाद मैं उसको एडिटर को सबमिट करूँगी जो फिर उससे आगे डिस्कशन। दीपाली और साक्षी की बात से आप सब सहमत हैं? आप भी बताइए। सर वैसे सर दिवाली में तो कहा वो लोग फैक्ट है, बट जहाँ पे कोई घटना होती है उससे पहले आसपास के शॉपकीपर्स जो भी वहाँ के लोकेलिटी में जो लोग रहते हैं पहले वो मुझसे कन्फर्म करेंगे, देन उसके बाद फिर आगे की चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है। तीनों ही वर्जन बिल्कुल ठीक हैं और तीनों ही छात्रों के हिसाब से ठीक हैं। एक मीडिया हाउस के हिसाब से, जैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने घटना बोली उसके आसपास दुकानदार ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला मेरे सोर्स, घटना मेरे सोर्स के हिसाब से नहीं आती, वो ना मेरे कैलेंडर में है ना मेरे टेस्ट के हिसाब से आती, वो तो घटना है। दोनों चीज़ें नहीं हो सकती। तीसरी चीज़ जो हमने कहा कि अगर वो मैं वहाँ जाऊँगी, उससे पहले है कि आपको जाने के लिए कहा किसने, ये स्ट्रक्चर है। तो जब हम आइडिया डिस्कस करते हैं तो अप्रूवल असाइनमेंट्स वहाँ से लेते हैं, ये एग्जीक्यूशन में। फिर जैसे आया कि किस पेज पर जाएगी, पेज पर जाने का डिसीजन दूसरी जगह पर होता है। ये एंकर है, बॉटम है, प्राइम टाइम है, ब्रेकिंग है, टिकर है,
किस भी तरह की है, वो डिसीजन दूसरी जगह है। पहले हम सब एक बड़ी बास्केट की तरह से देखें, एक फैमिली की तरह से देखें। न्यूज़मेन्स की एक फैमिली होती है, वो अपना अपना इनपुट, अपना अपना आइडिया, आज की ट्रेंडिंग, बाकी सब चीज़ें शेयर करते हैं, उसमें से लिस्टिंग करते हैं, प्रॉक्सिमिटी देखते हैं, फिर उसके बाद असाइनमेंट्स होते हैं। मगर यहीं पर आता है दूसरा सवाल कन्वर्जेंस का, कि खबर पकती कैसे है और उसका अधिकतम उपयोग आज के समय में हम कैसे करते हैं। आगे हम मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं, मगर पहले एक इन्फॉर्मेशन के खबर बनने की बात और जो कन्वर्जेंस है उसकी तरफ हम जाएंगे। कन्वर्जेंस में पहले थोड़ा सा बता देता हूँ। कन्वर्ज करना, मिलना आपस में, वो ये है कि मीडिया के सारे प्लेटफॉर्म्स को तकनीक ने आज इस तरीके से जोड़ दिया है कि बहुत सारे पुराने रूल्स खत्म हो गए हैं और मल्टी डायमेंशनल रोल जो हैं वो इमर्ज हो गए हैं। जैसे आपके यहाँ पर रेडियो स्टेशन भी मैंने देखा, रेडियो स्टेशन भी है आपका पॉडकास्ट भी है, आपका बुलेटिन भी है, आपका ये हो सकता है कि आप एक इवनिंगर न्यूज़पेपर भी निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। मगर अगर ये सारी चीज़ें हैं और एक खबर आई मगर वो चाहते सब जगह चले, तो चलेगी कैसे? उस खबर को इस तरीके से तैयार किया जाता है, उसकी कॉपी को इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो कॉपी प्राइम टाइम बुलेटिन में भी काम आती है, रेडियो में रेडियो के हिसाब से लिखी जाती है, सुधारी जाती है, सोशल मीडिया पर उसके टुकड़े कर लेते हैं। वीडियो कवरेज है तो उसमें से 30-30 सेकंड के जो रील्स निकाल लिए, ट्विटर के लिए निकालना है तो 2 मिनट 20 सेकंड के कट्स निकाल लिए। एक ही चीज़ को उसका अधिकतम उपयोग करने के लिए तैयार करना, जिससे रेवेन्यू के मैक्सिमम सोर्सेज तक पहुंचा जा सके। दूसरा, हर व्यक्ति को ऐसा करना कि आपस में टीम इस सिंक में मिलकर काम कर सके, जिससे एक रेवेन्यू का बोझ नहीं पड़ेगा और एक आदमी आपको मल्टी डायमेंशनल या अलग अलग तरह की भूमिकाएं करता हुआ मिलेगा। आज मोजो जर्नलिज्म की जो बात होती है, आप देखिए कैमरामैन का अलग से वो जो बीटा कैम लेके चलते थे, वो रोल ख़त्म हो गया है। न्यूज़पेपर में जो पेज मेकर्स थे, उनका रोल बहुत हद तक ख़त्म हो गया है। पहले आपको पता है कि न्यूज़पेपर में जब हम लोग आए थे, गैली प्रिंट होता था और रांगे के बने हुए बहुत सारे लेटर्स होते थे, और जैसा एडिटर पावरफुल होता है उसी तरह से एक फोरमैन होता था जो शिफ्ट इंचार्ज, वो सिर्फ एडिटर की बात सुनता था, क्योंकि उसने अगर पेज रेडी कर दिया है तो उसमें पैसा भी लगा है, टाइम भी लगा है, और चेंज करेंगे तो डिस्पैच से डिलीवरी तक सारी चीज़ें कॉस्ट आएगी उसकी, तो डिसीजन ऊपर के लेवल पर ही होता था। आप ये समझिए एक फोरमैन और एडिटर उस समय बराबर पड़ते, मगर ये सारे रोल्स खत्म हुए हैं। इसी तरह से प्रूफ रीडर का रोल खत्म हुआ है। इंग्लिश में ख़ास तौर से जैसे ग्रामरली या ऑटो करेक्ट की वजह से ये हुआ है, भारतीय भाषाओं में भी प्रयोग हो रहे हैं। तो ये सारे रोल्स हैं जो हमें समझना है कि हमें आगे किसी मीडिया हाउस में काम करना है तो हमें कैमरा भी आना चाहिए, हमें प्रिंटिंग के बेसिक्स भी पता होने चाहिए, हमें फ़ोटो एंगल भी पता होना चाहिए, रिक्वायरमेंट, और कॉपीराइट्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई क्लेम कर देगा तो इतना रेवेन्यू नहीं है जितना साल भर का हमें शायद पे करना पड़ जाए। तो कन्वर्जेंस हमें आगे के लिए विविधतापूर्ण भूमिकाओं और चुनौतियों के लिए तैयार करता है। और खबर की यात्रा कैसे होती है अभी मोटे तौर पर मैं बताता हूँ, बाकी उसके फाइनल डिटेल्स वही हैं कि आप कैसे जिस संस्थान में है उसके पिरामिड के हिसाब से, वो आपकी हायरार्की के हिसाब से ये ट्रेवल करता है। ये इसके स्टेजेस हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले आपके पास एक सूचना आती है, आप डिस्कस करते हैं न्यूज़ रूम में, अप्रूव जब हो जाती है तो उसकी एक आउटलाइन बनती है स्टोरीज की, कुछ बुनियादी फैक्ट्स निकाले जाते हैं, ये मोटे तौर पर ये चीज़ें। फिर उसके 2 टुकड़े होते हैं, एक ऑनलाइन पोर्टल के लिए होता है और फिर दूसरा एवी के लिए, ऑडियो विजुअल के लिए होता है। मैं पोर्टल और एवी इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम चैनल के लिए काम कर रहे हों, हो सकता है हमारा यूट्यूब चैनल हो, वहाँ पर भी रिक्वायरमेंट वही होती है। अब दोनों जगह पर आपकी रिक्वायरमेंट और चैलेंजेस अलग आ जाते हैं। अगर आपको नीचे देना है तो आपको एजेंसी फीड भी हो सकता है, और आप अगर स्पॉट रिपोर्टिंग के लिए गए तो वहाँ के विजुअल्स भी हो सकते हैं।
आप अपनी स्टोरी को दो तरह से गढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं। तीसरी चीज़ है जिसे मैं कहता हूँ कि मदर शीट, ये मैं उसे कहता हूँ कि आप फैक्ट्स पर काम करते हैं और यहाँ पर तीन चीज़ों पर काम करते हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि जर्नलिस्ट के तौर पर अगर अपने इंटरेस्ट को परस्यू करना है तो दो चीज़ें हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए, मेरे कंप्यूटर में या मेरे मोबाइल में। जैसे ड्रॉप बॉक्स में मैं बना के रखता हूँ कि एक बैकग्राउंडर अलग अलग चीज़ों के, और दूसरा फॉलोअप अगर हम करते हैं तो ट्रेंडिंग में हम चीज़ों को ले जा सकते हैं, और बैकग्राउंडर अगर हमारे पास है तो हम लीड ले सकते हैं खबर की गहराई के हिसाब से। तो ये जो फैक्ट शीट है हम इन दोनों चीज़ों के आधार पर बनाते हैं, सारे फैक्ट्स को कंपेयर करके लेते हैं, और यहाँ से हमारी खबर वास्तव में कन्वर्जेंस के लिए अगर कोई सोर्स मटेरियल है तो वो एक फैक्ट शीट है। एक फैक्ट शीट के आधार पर उपन्यास भी लिखा जा सकता है, एक स्क्रिप्ट भी लिखी जा सकती है, रेडियो पर प्रोग्राम भी किया जा सकता है, रील्स भी बन सकते हैं उस स्टॉक फोटोज के साथ में, हम कुछ भी कर सकते हैं, मगर बेसिक है फैक्ट शीट। फिर आगे मैंने बताया कि फैक्ट शीट के आधार पर कैसे डिसेमिनेशन होता है, 280 वर्ड में करना है, ट्विटर के लिए करना है, इंस्टा फीड के लिए करना है, तो इस तरीके की स्टोरी रहती है सारी। अब बैकग्राउंडर समझते हैं सब लोग? व्हाट डू यू मीन बाय बैकग्राउंड? हाँ, ये टेक्निकल मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि आज मान लीजिए कि आज हिजाब का मसला आया, तो हिजाब पर कंट्रोवर्सी और कोर्ट में क्या क्या हुआ इसको तो शाम को सभी रिपोर्ट करेंगे, मगर हिजाब आया कहाँ से, ये शब्द कहाँ से आया और क्या कुरान में इसका उल्लेख है, उन रेफरेंसेस तक जाना, उसकी हिस्ट्री में जाना, उस मुद्दे की हिस्ट्री में जाना, ये दो तरह से है कि एक तो आप ये विवाद कैसे शुरू हुआ, क्या वहाँ आसपास पहले भी ये विवाद शुरू हुआ, कुछ कट्टरपंथी घटनाएं हुई, इस तरीके की चीज़ें लेकर उसको जा सकते हैं। दूसरा उस पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट के ऊपर जाना, एक फिनोमेना के ऊपर जाना, एक सब्जेक्ट के ऊपर जाना, दोनों को अगर आप रखेंगे तो आपकी स्टोरी गहरी बन जाएगी। ये होता है बैकग्राउंडर। बैकग्राउंडर दूसरी और चीज़ है, मान लीजिए आज अयोध्या या मथुरा पर, अयोध्या का राम मंदिर का जैसे फैसला आया, तो आप पीछे जाइए कैसे ये लड़ाई शुरू हुई थी, आप बाबर तक पहुंच जाएंगे जिसने तोड़ा था उसे, वहाँ से लेकर कैसे हिस्ट्री में गुरु नानक देव जी का जाना है, निहंगों का वहाँ पर प्रदर्शन है, स्थानीय राजाओं का बलिदान और संग्राम है, वो सारी चीज़ों में आप जाएंगे तो लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने काम किया है स्टोरी पर। फॉलोअप जो होता है, फॉलोअप ये है कि हमने आज मुद्दा उठाया और कल दूसरी ट्रेंडिंग पर चले गए, नहीं, मैंने अपनी स्टोरी को फॉलो किया। जैसा कि मेरा न्यूज़पेपर में लास्ट असाइनमेंट था निर्भया केस, हम में से शायद कुछ बच्चों ने देखा होगा, और संयोग से मेरी टीम, मैं पूरी टीम को श्रेय दूंगा, इतनी अच्छी टीम थी कि हमने अगले 10 दिन के लिए जो लिखा था कि इस तरीके से काम करना है, इसे फॉलो करना है, आज यूनिवर्सिटी की लड़कियों से बात करना है, कल माओं से बात करनी है, फिर पुलिस से पेट्रोलिंग के लिए बात करनी है, रात को कहाँ कहाँ रहते हैं आपको देखना है कि वास्तव में पुलिस कहाँ है। 10 दिन के भीतर रिजल्ट्स वही आए जो हमने हिंदुस्तान में लिखा था, और वो एपिसोड उसी तरह से क्लोज हुआ। वो फर्क पड़ता है कि आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, किसी चीज़ की पृष्ठभूमि भी देखते हैं, आगे आने वाली चीज़ें भी देखते हैं, और स्टेक होल्डर्स को आप अपने साथ जोड़ लेते हैं, तो किसी भी स्टोरी को आप बड़ा बना लेते हैं। ये इतनी बात करके अब हमने मीडिया का कंजम्पशन, स्टोरी का बनना, उसका बंटवारा और अलग अलग जगह से हम रेवेन्यू के लिए कैसे जा सकते हैं वो हमने समझ लिया है। मगर अब आती है मुद्दे की बात, वो बात जो कल वकास जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से बताई है, वो मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन की बात। तो अगर आप मुझसे पूछें तो मीडिया को 4th पिलर कहते हैं, और मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन ये अभी मत चलाइए इसे। 4th पिलर के हिसाब से एक और मुहावरा है कि झूठ के पाँव नहीं होते। सुना है हम में से कितने लोगों ने मुहावरा सुना है? हाँ, झूठ के पाँव नहीं होते। मगर न्यूज़मैन का काम यही है कि इस झूठ के पाँव को पकड़ना है आपको।
वरना आप इसके शिकार बन जाएंगे। मैं इसके भी 4 पैर देखता हूँ, अगर ये 4th पिलर है तो मैं इसके भी 4 पैर देखता हूँ, और 4 पैर अलग अलग तरीके से आपको मूव करते हुए कैसे दिखते हैं। तो पहली चीज है इसमें चूक, जिसका हमने बात की। गलती सभी से हो सकती है, काम के प्रेशर में भी हो सकती है हमारी, हाँ, भूल, चूक। हमने इसे कहा गलती जो है, पहला शब्द है चूक, किसी से भी चूक हो सकती है। और इसको अगर फ्रेज करेंगे तो मैं कहता हूं कि व्हेन यू डोंट नो बट यू शो दैट यू नो। जब ऐसा करते हैं कई बार, और कई बार ऐसा भी होता है कि हमें पता नहीं रहता, मगर आमतौर पर ऐसा होता है कि हम कर रहे हैं मगर हमें नहीं पता है, फिर भी हम कर रहे हैं। किसी सब्जेक्ट के बारे में भी हो सकता है। और इसमें मैं एक मार्जिन दे के चलता हूँ, इनोसेंस इंक्लूडेड। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, देर रात की बात है, टीवी चैनल का नाम नहीं लूंगा मैं, एक बड़ी खबर आई, धीरू भाई अंबानी की मृत्यु हो गई। और उस समय सारे एंकर्स अपने शिफ्ट पूरी करके जा चुके थे। एक गेस्ट कोऑर्डिनेशन में एक लड़की थी जिसका मन था कि मैं कभी प्राइम टाइम में मुझे बैठने को मिले, और प्रेजेंटेबल थी वो, उसको लगता था कि मुझे करना चाहिए। तो जो पैनल में थे उनको लगा कि अभी और कोई नहीं मगर ये खबर बड़ी है, हमें चलानी चाहिए। तो उन्होंने 2 लाइन की एक खबर दी, वो तैयार होकर फटाफट आई। अब मन में उत्साह भी है कि पहली बार स्क्रीन है, और खबर थी तो उन्होंने कहा आज की ताज़ा खबर, धीरू भाई अंबानी नहीं रहे। अब इसमें मैंने जो मार्जिन दिया, इनोसेंस इंक्लूडेड है इसमें, कि गलती नहीं थी उसकी, मौका ऐसा था, मगर खबर ऐसी थी कि इसी खबर को अगर एक मैच्योर जर्नलिस्ट पढ़ता है तो जिस समय इंदिरा गांधी जी का दुर्भाग्यपूर्ण निधन हुआ, सलमा सुल्तान उस समय न्यूज़ एंकर थी, बालों में फूल लगा के आती थी, रोज एक फूल उनकी पहचान हुआ करता था। उस दिन सलमा सुल्तान ने बालों में फूल नहीं लगाया। ये है काम करने का तरीका, उसमें मैच्योरिटी भी है, उसमें गलती भी है, उसमें इनोसेंस भी है, कई बार चूक भी है। वो और वाकया हुआ था जिसमें शी जिनपिंग का नाम, हाँ, नहीं आप उसे बताइए पूरा। नहीं, मैं गुजरात गया तो उनके नाम से जुड़े हुए कुछ और किस्से हुए थे, वो खैर अलग बात है। हाँ, तो शी जिनपिंग जिस तरह से लिखा जाता है, तो उसने, क्योंकि वो शायद नाम नहीं सुना था, तो उसने जिस तरह से लिखते एक्स जैसे लिखते, तो उसने जो रोमन में पढ़ते हैं वो पढ़ा, और फिर जिनपिंग, फिर काफ़ी उसकी ट्रोलिंग हुई, मजाक बनी, और ये भी हुआ कि उसके बाद ये भी हमने सुना कि वो बच्ची जो है वो काफ़ी डिप्रेशन चली है। तो कई बार इनोसेंस, क्योंकि उसकी जानकारी नहीं, ऐसा 2-3 चीज़ों में होता है। एमईए की रिपोर्टिंग में भी होता है, स्पोर्ट्स में भी होता है। स्पोर्ट्स में सबके नाम हमारे हिसाब से लिखे जाएं या प्रोनाउंस किए जाएं, सब अलग अलग देश हैं, अलग अलग संस्कृति है, नामों की एक यात्रा अलग है। मगर मखाया एंटीनी नाम था, यहाँ पर मेरे ख्याल से कई महीने तक साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर का नाम मखाया नतिनी चलता रहा। और भी मैं जैसे चाइना गया तो ज़रूरी नहीं है कि अभी हम जैसे जिनपिंग अगर वहाँ से बोलेंगे तो ठीक है, मगर उनके प्रांतों के नाम, बाकी सब चीज़ों के नाम हम गलत बोलते हैं। भारत में भी हिंदी में हम अपने दक्षिण भारत के, महाराष्ट्र के कुछ नाम गलत बोलते हैं, क्योंकि वो स्वर हमारे यहाँ नहीं है। विषयांतर होगा, मगर जैसे मैं बताऊँ आपको, अभी मैं 2 दिन पहले गुवाहाटी से आया, वहीं का एक रेफरेंस देता हूँ। अहोम राजाओं के बारे में अगर हमने पढ़ा हो हिस्ट्री में, अहोम राजा जो हैं, या असम में स को ह बोलने की परंपरा है। हमारे जोधपुर में भी है स को ह बोलने। हाँ, तो जैसे हेमंत बिस्व शर्मा है, वहाँ पर बोलेंगे तो हेमंत बिस्व हरमा, इसी तरह से बोलेंगे।
तो स नहीं बोलते। इसी तरह से रशियन में है, फ नहीं बोलते, उनके पास हिटलर नहीं है। हिटलर को वो दो तरह से बोलेंगे, या तो हिटलर बोलेंगे क्योंकि प्रोनाउंसिएशन वही है, ख और ह मिल जाता है। मैं थोड़ा सा स्लाव लैंग्वेजेस पढ़ने के लिए एक बार चला गया था, तो उसमें ये हिटलर बोलेंगे या गिटलर बोलेंगे, हिटलर वो नहीं बोलेंगे। तो ये भाषा का इजराइल में जाते हैं और इजराइल का जो अंदरूनी इलाका है, जैसे अपनी जयपुर है तो जयपुर सिटी है, तो आप सिटी में जाएं तो वहाँ आपको बिल्कुल देसी, मतलब एकदम यहाँ के बिल्कुल लोकल लोग हैं वो मिलेंगे आपको। तो ऐसे जब इजराइल के इलाके में जब मैं गई, अंदरूनी इलाके में, तो वहाँ पे अंग्रेजी तो कोई जानता नहीं था, तो क्योंकि मैंने बिंदी लगा रखी थी, तो जो वहाँ की महिलाएं थी दे कुड आइडेंटिफाई कि मैं भारत से हूँ, तो उन्होंने मुझे बोला कि होदा, होदा, मैं नहीं समझा, होदा, तो भारत को होदा बोलते हैं, गांधी को जानते थे और होदा जानते थे। होदा जैसे बोलते हैं, इसी तरह से अगर आप चीन, ताइवान, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान इस तरफ जाते हैं, और आगे मैं मिडिल ईस्ट, फिर मैं उस शब्द पर भी बोलूँगा, हम मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मगर आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं, ये शब्द किसने दिया? वो आपके ना मिडिल में है ना आपके ईस्ट में है, आपके लिए वो वेस्ट एशिया है, तो वो होना चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी पर भी न्यूज़ रूम में चर्चा होती है। मिडिल ईस्ट कैसे हो जाएगा? वो भारत के लिए नहीं है, वो आप अमेरिका के व्यू पॉइंट से लिखेंगे तो उसके लिए मिडिल ईस्ट होगा, आपके लिए वो पश्चिम एशिया है, वेस्ट एशिया है। खैर, तो इसी तरह से हिंदू के तौर पर जानते हैं, हिंदू से ही वो आपकी पहचान बनी है। अच्छा, अमेरिका में जाइए तो आपको वहाँ पर जैसे कई जगह एग्जिबिट हुए भी मिलेंगे, तो वहाँ लिखा होगा इंडियंस, इंडियंस, तो आपको लगेगा भारत का एग्जिबिट हो रहा है, तो वहाँ के जो एबोरिजिन्स हैं, नेटिव्स जो हैं, वो इंडियंस कहलाते हैं। तो वहाँ इंडियंस का मतलब फर्क है। तो ये इंफॉर्मेशन में इस तरीके से जुड़ती है बात कि कई बार, जैसे अभी हमने हिंदू की परिभाषा बताई, तो बाहर आपकी वही पहचान है, एक साझी पहचान है, आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से अलग अलग हो, मगर अगर ऐसे में बयान आता है कि हम सब हिंदू हैं और उसको पॉलिटिकल तरीके से परिभाषित किया जा सकता है, तो एक न्यूज़ पीस हो सकता है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन कहाँ पर काम कर रही है, हिस्ट्री क्या है, ये आपका अच्छा एक लीडिंग पीस हो सकता है उस दिन, और उस पूरे विवाद में हो सकता है कि पिगी राइड आपकी न्यूज़ को मिल जाए, आप उसमें ऊपर जा सकते हैं कि हाँ ये रियलिटी है, 5 लोगों के वर्जन के साथ आप ये कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हमने की चूक, और मैं इसे इंडिविजुअल लेवल पर मानता हूँ जिसमें इग्नोरेंस या इनोसेंस इंक्लूडेड है। दूसरी है चालाकी। व्हेन यू नो एंड यू नो दैट यू नो बट यू डोंट वांट टू शो। आपको पता है, आपको ये भी पता है कि आपको पता है, मगर आपने डेलिबरेटली रोक के रखा है, असलियत क्या है वो बता नहीं रहे, और आप वो दिखा रहे हैं जितना आप दिखाना चाहते हैं। ऐसा कब होता है? ये टीम लेवल पर होता है, या कंपटीशन, यहाँ पर जैसे वहाँ पर इनोसेंस इग्नोरेंस थी, इस यहाँ पर कंपटीटर आपका इंक्लूडेड होता है। जैसे प्राइम टाइम में खबर तो पेश करेंगे, मगर खबर को इस तरीके से पेश करेंगे, ये पेश करेंगे क्योंकि अगर हमने पहले बता दिया तो दूसरा माइलेज ले जाएगा, इसलिए ये हमारा यूएसपी। आज हम अलग तरीके से बताएंगे, स्पॉट रिपोर्टिंग भी करेंगे तो इस तरीके से करेंगे। मुझे पता है कि पूरी स्टोरी क्या है, मगर आज मुझे आधी ही बतानी है। ये है चालाकी, चूक, और दूसरा चालाकी, और तीसरा मैं देखता हूं चमक। कई बार व्हेन यू डोंट नो बट यू जस्ट वॉन्ट टू शो, आपको नहीं पता है मगर दिखाना ज्यादा है, दबाव भी है इसमें, और आपाधापी और दौड़ भी है, दोनों चीजें। आप दिखाने के पीछे इतने उतावले रहते हैं कि उस खबर के बाकी डायमेंशन या पक्ष दब जाते हैं। तो चूक, चालाकी और चमक, ये इसमें एक चीज और होती है कि चमक में आइडियोलॉजिकल चमक भी हो सकती है, व्यू पॉइंट भी हो सकता है। ये हो सकता है कि यहाँ से ओटीटी की कोई खबर है और कोई स्टूडेंट है जिसने ओटीटी पर थीसिस की है, प्रेजेंटेशन, एप्रिसिएशन मिला है, तो उसे लगता है कि मैं ओटीटी के बारे में शायद सबसे ज़्यादा जानती हूँ, तो मैं ही अथॉरिटी हूँ।
वो व्यू पॉइंट हो सकता है उसका, मैं ये सही गलत की बात नहीं कर रहा, मगर वहां पर एक गलती की संभावना वहां भी पैदा हो जाती है। और आइडियोलॉजी की बात ये भी हो सकती है कि कुछ को तीस्ता शीतल वाड़ ठीक लगती हो और कुछ को लगता हो कि ये प्रोपेगेंडिस्ट है और इन्होंने 12 साल तक जो किया उसका प्रूफ इनके हाथ में कोई नहीं था। कोई एक एनजीओ एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को पलटने के लिए, उसके विरोध में जनमत के लिए दूसरे देशों से पैसा कैसे ले सकता है, इस बात को काउंटर करने वाले लोग भी हो सकते हैं। कुछ को उसमें एक्टिविस्ट दिख सकता है और कुछ उसके प्रोपेगेंडा को एक्सपोज करना अपना जर्नलिस्टिक दायित्व मानते हैं। तो ये भी चीज़ हो सकती है, ये व्यू पॉइंट है। तो जब ये व्यू पॉइंट आता है तो उसमें शायद दूसरी तरफ की बात दब जाती है, क्योंकि अपनी बात आप जोर से कह रहे हैं। फिर उसमें एक इको चैम्बर इफेक्ट भी आता है। इको चैम्बर इफेक्ट कोई समझता है क्या? इको चैम्बर इफेक्ट में बड़ा एक एको चैम्बर इफेक्ट, उसको मैं आपको बड़ा एक क्रूड सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक बॉक्स है, उसके अंदर कोई व्यक्ति है और उसे बाहर से खूब जोर जोर से बजाया जा रहा है। लगातार कई घंटे तक बजाया और उसे बाहर निकाल लिया तो काफ़ी देर तक उसके कान में गूंजता रहता है। तो एक पूरा एक इकोसिस्टम है। वो इकोसिस्टम एक जैसी ही बात बार बार कहता है, लगातार कहता है, उसके बाद वही बात धारणा में, ओपिनियन में परिवर्तित होने लगती है, तब भी ये होता है। और चौथा जो मैंने कहा कि 4 पैर होते हैं, झूठ, चालाकी, चमक और एक है चमत्कार। कई बार ऐसी खबर आती है कि हमें उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता, बैकग्राउंडर भी नहीं पता है और हिस्ट्री भी नहीं पता है, मगर वो फॉलो हमें करना है। और वो रामर पिल्लई ने पेट्रोल की बजाय पानी से गाड़ी चलाई, ऐसी एक खबर आई, तो सबके लिए प्राइम टाइम में वही था। या एक कुंजीलाल थे, अगर आपको पता हो कि कुंजीलाल ने घोषणा की कि जिस पर बाद में एक फिल्म आमिर खान ने बनाई थी कि वो अगले दिन 3 बजे मर जाएंगे, वो ज्योतिषी हैं, उन्होंने बताया, तो सारा मीडिया उनके पीछे लगा हुआ है। वो क्या है, एक चमत्कार को फॉलो कर रहा है। या डोंडिया खेड़ा, एक खजाना निकलने की बात थी और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और प्रगतिशील गठबंधन जिसे कहते हैं, वो एक व्यक्ति को रात को सपना आया कि यहाँ खजाना है। मनमोहन जी ने सोनिया जी से सलाह की और उसके बाद वहाँ पर टीम भेज दी गई, सरकार खुदाई करवा रही है। ये प्रगतिशीलता, जब आप ये देखिए कि उस लेवल पर भी चमत्कार जब सेलिब्रेट होने लगता है तो फिर लॉजिक पीछे रह जाता है, डिसइंफॉर्मेशन ऐसे भी बढ़ती है। तो ये 4 चीज़ें हैं। फिर एक चीज़ में गणेश जी दूध पीने वाली बात, सरफेस टेंशन की जो थ्योरी थी उसको लोग भूल गए और उस दिन पूरे में लाइन लगी हुई थी। या कभी एकदम से नमक का महंगा हो जाना, चीनी बाजार से गायब हो जाना, इस तरीके की चीज़ें जब आती हैं तो आप किसी एक चीज़ को फॉलो कर रहे होते हैं, लॉजिक आप अपना सारा भूल जाते हैं, ये होता है। एक चीज़ मैं बोलता हूँ और मुझे लगता है याद रखने के हिसाब से भी आसान है कि ये चीज़ें हो सकती हैं मगर बार बार हो तो हमें सचेत रहना चाहिए। गफलत ठीक है मगर लत ठीक नहीं है। 2 शब्द हैं, गफलत तो चूक है मगर लत हैबिट है। और क्योंकि लत के मामले में वो ये जैसा हैबिट को लिखते हैं, आप लिखिए HABIT, ये जाति नहीं है, H मिटा दीजिए, A बिट रह जाती है, अ बिट रह जाती है। आप A मिटा दीजिए, बिट रह जाती है, B मिटा दीजिए, इट रह जाती है। मैं तो इसके आगे और कहता हूँ, I मिटा दीजिए, जो T रह जाता है वो चाय पीने वालों की लत में है, क्योंकि चाय की लत फिर भी रह जाती है। खैर, ये लत और गफलत का एक है कि अगर कोई बार बार कर रहा है तो उसके पीछे उसकी कोई इंटेंशन है। वहाँ पर इंफॉर्मेशन के साथ अधूरी इंफॉर्मेशन देने के माध्यम से या गलत इंफॉर्मेशन देने के माध्यम से, एक पक्षीय सूचना देने के माध्यम से कोई ऐसा तंत्र है जिसे चेक किया जाना ज़रूरी है। जैसे हमारे यहाँ वो कहते हैं, मतलब बहुत साधारण तौर पर रोज़ कहते हैं हम लोग कि अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो जो बैलेंसिंग है वो वाली बात है कि चाहे लिखने में हो, चाहे बोलने में हो, चाहे व्यवहार में हो, चाहे खान पान में हो, तो अति
एक्सट्रीम जो है वो हर चीज का बुरा है, वो जो लत वाली बात अति सर्वत्र वर्जते। मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और माल इन्फॉर्मेशन। तो अब आप इसको जरा पढ़ सकते हैं। इसमें से डिसइन्फॉर्मेशन क्या होती है कि एक झूठ है मगर जो उसे फैला रहा है उसे पता है कि ये झूठ है, फिर भी वो फैला रहा है। डेलिब्रेट है, इंटेंशनल है और इसके पीछे उसकी इंटेंशन, जैसे कल हम बात कर रहे थे, इंटेंशन इन्वॉल्व है। और मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो है कि वो गलत तो है मगर जो व्यक्ति फैला रहा है उसे नहीं पता, उसे या तो भरोसा है या उसे नहीं पता कि ये गलत है। और माल इन्फॉर्मेशन है कि इन्फॉर्मेशन, आपकी जो सूचनाएं है वो सच पर बेस्ड है मगर उससे नुकसान हो सकता है या अधूरापन हो सकता है उसमें, दोनों ही चीज़ें यहाँ पर आती हैं। फिर इसके बाद मैं कहूँगा कि हम सब यहीं पर रुकें और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पर हम बात करें, या इसके बाद हम इसके 3 जो रीजंस हैं उस पर बात करते हैं। एक तो जो हमने कहा कि ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल्स का गिर जाना जो है उसकी वजह से जो आपका क्वालिटी कंट्रोल था, न्यूज़ पर जो फ्लो, ट्रेडिशनल फ्लो था, वो फ्लो टूट गया है और क्लिक बिट जर्नलिज्म की वजह से ये दिक्कत पैदा हुई है। ये आप इसमें से नोट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सुने, क्योंकि ये आपके पास ही रहेगा, आपको मिल जाएगा। दूसरा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो है न्यूज़ रूम का और स्टोरी टेलिंग का भी, उन दोनों की वजह से भी ये बदल गया है कि जो पहले का तरीका था कहानी कहने का वो बदल गया। और यहाँ तेज़ी की वजह से, तेज़ी के चक्कर में भी एक टर्म आपने यूज किया, अपन जर्नलिस्ट अप्लाई प्रिंसिपल ऑफ सोशल फर्स्ट पब्लिशिंग, मतलब जो आया उसे रेगुलर पब्लिकेशन की बजाय हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ब्रेक करते हैं खबर। जैसे टिकर पर छोटी चलती थी, अब सोशल फर्स्ट पब्लिशिंग एक ये जो टर्म है ये आप मार्क कर लीजिए। इसका प्रेशर भी रहता है कि इसकी वजह से वो वायरलिटी अगर हासिल करनी है तो सोशल मीडिया पर, जैसे मैं बताऊं कि फेसबुक पर आपको लगता है कि वो हैशटैग्स नहीं लेता, मगर आप डालते हैं तो वो रीच बढ़ाता है, उसका एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है, बैकएंड पर वो इस तरीके से काम करता है। ट्विटर हैशटैग्स लेता है मगर एक्सेस अगर उसका इस्तेमाल करें तो वो लिमिट भी करता है। 3 से ऊपर अगर आप हैशटैग लगाते हैं तो वो उसको, और ये किसको पता रहता है, ये ट्विटर नहीं बताता। हर साल अगर आप उसका एनालिसिस करते हैं, एल्गोरिदम भी बदलता है 3, 4, 6 महीने में, मैं अभी के हिसाब से बता रहा हूँ, वो उसको लिमिट भी करता है, डिवाइड कर देता है, स्प्रेड। अगर किसी ने बहुत सारे लगाए तो वो उसे मार्क भी कर देता है कि ये इसी तरह से डालते हैं। तो किसी खबर को हम ब्रेक करते हैं तो किसी कॉन्टेक्स्ट में ब्रेक कर रहे होते हैं, इसी बात की तेज़ी भी होती है, तो हम हैशटैग्स भी लगाते हैं उसके साथ में। तो अगर हम सोशल मीडिया पर पहले पब्लिश करने का कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये गलती होने की संभावना रहती है। और तीसरा है होने की आशंका रहती है। धन्यवाद मुझे दुरुस्त करने के लिए। संभावना और आशंका में वो फर्क? पॉजिटिविटी और हाँ, एक सकारात्मक तरीके से लिखा जाता है और दूसरा जहाँ बुरे की गुंजाइश है। बारिश आने की संभावना, मतलब अगर गर्मी पड़ रही है तो अब मन है कि बारिश हो जाए तो वो संभावना आपके मन में है तो वो संभावना है, और एक किसान के मन में है कि हुई तो फसल खराब हो जाएगी, वो आशंका है। एक्चुअली मेरे दिमाग में बहुत टाइम से क्वेश्चन हमेशा टफ होता रहता है। कई लोग एक न्यूज़ के लिए कई लोग बहुत अच्छी बात भी बोल लेते हैं, और जैसे सपोज एक हिंदू मुस्लिम का ही चैप्टर उठाते हैं तो औरंगजेब को हम हिंदू, मतलब आई थिंक कंप्लीट हिंदू, बट कुछ न्यूज़ को मैं
हमेशा कहते हैं कि औरंगजेब बहुत अच्छा इंसान था, एग्जैक्टली है क्या? मतलब आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। आप इसमें मुझे लगता है जर्नलिज्म के बच्चों को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। हाँ सर, आप एक न्यूज मेरा भी ऐसे ही क्वेश्चन था कि हाँ जैसे कि 2-3 चैनल्स पे हम भरोसा करते हैं, तो एक जैसे कि एक पॉइंट पे एक टॉपिक पे दोनों चैनल्स बात कर रहे हैं, तब एक चैनल पॉजिटिव वे में बात कर रहे हैं और एक चैनल नेगेटिव वे में बात कर रहे हैं, तो हम किस पे ट्रस्ट करें? आपने बहुत मतलब आज के मीडिया का एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो आपने किया है, ये छोटी बात नहीं है, मगर हम इसे सुलझाने का रास्ता कैसे निकालेंगे? क्योंकि फ्यूचर टॉपिक लिख सकते हैं क्या? नहीं, मैं बताता हूँ। मैंने अभी जो न्यूज़ का प्रिपरेशन बताया उसमें एक फैक्ट शीट की बात कही है। आप दोनों ही तरफ की चीज़ें एक फैक्ट शीट में लिखिए और उस पर पोल भी करा लीजिए कि फैक्ट्स ये हैं, आपकी राय क्या है। अगर आप ये करते हैं तो आप एक्स या वाई की बजाय पब्लिक के साथ रहते हैं। और दूसरा, आप एक काम और कर रहे होते हैं कि आपने फैक्ट्स पब्लिक से शेयर कर दिए, तो आप उनको संवेदनशील बनाने का, उन्हें जानकार बनाने का एक काम भी कर रहे हैं कि ये कहना कि औरंगजेब टोपियाँ सिलता था और वो तो जिंदा पीर की उसे उपमा देते हैं। अब कोई जिंदा पीर मैंने ऐसा नहीं देखा जिसके नाम पर दिल्ली में आज भी खूनी दरवाज़ा हो। दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में खूनी दरवाज़ा है जहाँ पर लोग कत्ल किए जाते थे। और जो कहानियाँ हैं कि आप आज मंदिर तोड़कर अगर किसी ने मस्जिद बनाई, आप ये मंदिर तोड़कर मंदिर और मस्जिद से बाहर निकल जाओ। आप ये कहो कि आपका घर है, आपके दादाजी का घर है, अगर किसी ने घेरा है तो अपने पेपर्स के आधार पर बात करो ना। आर्गुमेंट तो वो होगा। मंदिर, मस्जिद और बाकी सब चीज़ों की बजाय फैक्ट्स पर क्यों नहीं जाते? जो लोग फैक्ट्स पर नहीं जा रहे, उन्हें फैक्ट्स पर लेकर जाना, ये जर्नलिस्ट का काम है। कोशिश करें। जैसे टीपू के लिए भी मैं कहता हूँ, टीपू को भी शायद हम सब ने नहीं पढ़ा। टीपू ने जो अंग्रेज़ों से लड़ाई का जो श्रेय दिया जाता है, एक दूरदर्शन पर सीरियल भी बनता है, मगर आप देखो कि गोवा में किस तरीके से मारा है लोगों को। हाथियों के काफिले चल रहे हैं, लोगों को रौंदते हुए चल रहे हैं। शेफाली का उस पर एक अच्छा पीस था। बाकी अगर आप पढ़ेंगे तो टीपू के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। और वो अंग्रेज़ों से अपनी रियासत के लिए लड़ना। टीपू सुल्तान। आपको कुछ मज़े की बात बताता हूँ, जो वकास जी कह रहे थे ना, पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। मुश्ताक अहमद यूसुफी ने एक फैक्ट भी लिखा है। भारत में एक प्रश्न यहाँ पर तीसरी रो से कल आया था कि पढ़ाई लिखाई में ये धारणा बनाने का काम बहुत पहले से शुरू हो जाता है, मीडिया से भी पहले। उसी की बात बताता हूँ कि एक तो उसे ग्लोरीफाई करने का काम चल रहा था, मगर भारत में आपको बहुत सारी जगह पर कुत्तों के नाम टीपू मिल जाएंगे। और इसे पाकिस्तान में बैठे हुए मुश्ताक अहमद यूसुफी ने लिखा है अपने लेखन में। पहले अंग्रेज़ों से नफरत के कारण, और दूसरा वो नफरत रजिस्टर समाज में हो जाने के कारण लोग रखते थे अपने कुत्तों के नाम टीपू। और अभी भी रखते होंगे, मगर अभी शायद नहीं पता होगा, उस समय उसका एक कॉन्टेक्स्ट रहा। आप ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप करेंगे तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी कर सकते हैं। कुछ लोगों ने भी अपने बच्चों के नाम रखे होंगे, उनकी क्या कहानी है। अखिलेश का नाम मुलायम सिंह ने क्या सोच के टीपू रखा, ये एक दिलचस्प कहानी हो सकती है। आप मुश्ताक अहमद यूसुफी के साथ अगर ये रखते हैं और टीपू सुल्तान की भी बात करते हैं, आप विवाद की बात नहीं कर रहे, आप हिस्ट्री में से एक शब्द कैसे ट्रेवल करता है इस तरीके से कीजिए, और किसी दुर्भावना के साथ मत कीजिए प्लीज। तो शायद लोगों को बता सकते हैं। शब्दों की यात्रा इसी तरीके से रहती है। अभी जैसे मैं शब्दों, ये मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में शब्दों का भी बड़ा एक फर्क रहता है। अभी जैसे ये साक्षी ने एक सवाल पूछा था, मैं एक शब्द से ही जाता हूँ। एक खबर मैंने अभी यहाँ आने से पहले करेक्ट करवाई हमारे यहाँ से
कि शहीद का अंतिम संस्कार जिस तरीके से होना था वैसे नहीं कर पाए, क्योंकि सरकार की उपेक्षा रही, दिल्ली सरकार की, केजरीवाल नहीं पहुंचे, डीजल से वो अंतिम संस्कार करना पड़ा, ऐसी खबर थी। मैंने कहा कि शहीद मत लिखिए इसे, आप बलिदानी लिखिए। मैं अपने न्यूज़ रूम में कुछ शब्दों के लिए, हाँ, आपको मालूम है कि शहीद और बलिदानी में क्या फर्क होता है, कोई बताएगा? शहीद मतलब किसी देश के लिए जैसे हाँ। वो खत्म हो जाते हैं तो उनको शहीद कहते हैं। हाँ। और बलिदान नहीं, मैं अभी बताता हूँ, सैक्रिफाइस। अभी बताता हूँ। वो अंग्रेजी में नहीं है उसका अर्थ, वो एटिमोलॉजी में है उसका उत्तर। थोड़ा सा फिर फर्क होता है तो फिर नहीं, बहुत बड़ा फर्क होता है। शहीद समथिंग है कि दुश्मन से लड़ते हुए मर जाते हैं। एक और शब्द है, नाम सुना होगा, जैसे ये साक्षी है, ऐसे शाहिद नाम किसने सुना है? शाहिद कपूर है जैसे। आपको पता है शाहिद और साक्षी दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब होता है गवाह। तो जो शहीद हुआ सेमेटिक रिलीजन में, इस्लाम में खास तौर से, शहीद का मतलब है जिसने मजहब के लिए लड़ते हुए, जिहाद करते हुए अपनी जान दी। तो जिहाद करते हुए ये सैनिक नहीं मरा है, ये मातृभूमि के लिए गया है, तो ये बलिदान है, ये शहीद नहीं है। शहीद के साथ एक और चीज़ है कि जो शाहिद है वो जजमेंट डे के दिन खड़ा होकर गवाही देगा। गवाही, जजमेंट डे जब आपके यहाँ पर नहीं है, किसी हिंदू उसमें नहीं है, तो जब जजमेंट डे नहीं मानते तो वो खड़ा कहाँ से होगा, ये चीज़ आ जाती है। तो इसी तरह से ईमानदार अगर हम लिखते हैं तो ईमानदार का मतलब, आपको हिंदी में उसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल करना चाहिए? आपको उसके लिए सही शब्द हो सकता है निष्ठावान, क्योंकि ईमानदार बिलीवर के लिए शब्द है, जो बुक पर बिलीव करते हैं, जो बताया गया। हाँ, बिलीवर और नॉन बिलीवर से निकला हुआ शब्द है ईमानदार, वो ऐसा शब्द नहीं है। ऐसे बहुत सारे कुछ शब्द हैं। शब्द जो है वो आम प्रचलन में और उसकी क्योंकि रूढ़ हो connotation- गए। रूढ़ हो गए, तो उनका इस्तेमाल अगर हम मुझे लगता है कि किसी एक दिन उसके बारे में जानकारी के लिए हम कैंपेन कर सकते हैं। जैसे 28 तारीख को भगत सिंह के साथ शहीद लिखा जा सकता है, शहीद भगत सिंह लिखते हैं, उस दिन ट्रेंडिंग में भी होगा। मगर शहीद और बलिदानी का फर्क बताने के लिए 28 तारीख अच्छा दिन है, आज का दिन अच्छा दिन है। अब ये बात यहीं से निकली तो हम बता सकते हैं कि शहीद और बलिदानी में ये फर्क होता है। जैसे आपने शहीद और बलिदानी का एग्जाम्पल दिया, ऐसे शहादत और वीरगति की बात जब दोनों में फर्क है, कोई शहादत शाहिद से ही है ना, दोनों में यही अंतर है। शब्द इसी तरह से ट्रैवल करते हैं और इसमें हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं आपको एक शब्द बताता हूँ, हम सफर, हम में से किस किसने नाम शब्द सुना है? हम सफर। हम सफर की तरह से ये एक शब्द होता है हम शीरा, सुना है? अच्छा, एक खाने की चीज का नाम, शीरमाल खाया किसी ने? शीरमाल जयपुर में भी मिलता है, वो शीरा बदल जाता है यहाँ पर। शीरमाल क्या है? आटे को दूध के अंदर मला जाता है, फिर उससे रोटी बनाते हैं, उसमें छेद छेद करके, वो मीठी रोटियां होती हैं। इसी तरह से जो हम शीरा है, वहाँ पर भी शीर दूध ही है, जिसने वही दूध पिया जो मैंने पिया। तो भाई और बहन के संदर्भ में ये हम शीरा, जैसे हम सफर जीवन साथी के संदर्भ में होता है, इसी तरह से ये हम शीरा एक शब्द इस्तेमाल होता है। हम शीरा का जो शीरा है वही दूध शीरमाल में पड़ा हुआ है, और वही शीर वो है जो खीर में पड़ा हुआ है, वही शीर वो है जो क्षीर सागर में है। ये कहने वाले इसका संस्कृत ओरिजिन है। अब आपको एक और शब्द बताता हूँ, एक अरबी का एक्सप्रेशन है, बात दूसरी तरफ जाएगी मगर थोड़ा दिलचस्प है। तो कि किसी बात को बहुत ध्यान से सुनना, उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है हमातन गोश, मतलब पूरा शरीर कान बन गया जैसे, उसके लिए ये एक्सप्रेशन आता है।
जैसे कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, इसी तरह से वहां पर एक्सप्रेशन है अरब में हमातन गोश होना, ठीक है। अच्छा, हमारे यहाँ खरगोश होता है, खरगोश का नाम खरगोश जो है अब उसकी संधि पकड़ी है, इसमें जो गोश है वो अरबी है और खर जो है वो संस्कृत है, जिसके कान गधे जैसे हैं वो है खरगोश। तो ये थोड़ा सा आप लोग करेंगे तो ये एक्सरसाइज बहुत दिलचस्प हो सकती है शब्दों के बारे में। और मेरा मानना है कि स्टाइल शीट पर शब्दों पर न्यूज़ रूम का आग्रह जरूर रहना चाहिए, और आप गलत सूचना जानकारी उनसे बचते हैं जब आपके शब्द सही और सटीक होते हैं। फिर इसके आगे हमने एग्जाम्पल्स रखे थे, तो मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल्स की आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन की एक एक्सरसाइज कर लेते हैं इसके बाद में, 3 एग्जाम्पल्स लिखने की। तो ये 3 जो कैटेगरीज, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन और मैल इन्फॉर्मेशन, इसके आप लोग अपनी अपनी डायरी में जो जो एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में आए कि हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज, तो वो एग्जाम्पल 1 मिनट सबको, इस बीच में आप चाहे तो संवाद जारी रह सकते। हितेश जी को सुनना हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है और कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं मुझे। एक्चुअली टीवी का आदमी हूँ, तो हितेश जी जिस तरह से चीज़ों को पर्सपेक्टिव में रखते हैं, मैं जिस एरा से गुजरा हूँ वो भाग दौड़ का एरा रहा है टीवी का, तो हमारा पर्सपेक्टिव कहीं खो जाता है बीच में। बाकी जब मैं टीवी में आया, देखिए मैं प्रिंट पत्रकारिता से ही मैंने जब सीखा था अपने जर्नलिज्म स्कूल में हिमाचल यूनिवर्सिटी में, तो हमें तो प्रिंट पत्रकारिता ही सिखाई गई थी, अखबार की पत्रकारिता सिखाई थी, टीवी था ही। तो जब टीवी में आया तो पहली चीज़ जो मुझ में डाली गई या इनकलकेट करनी पड़ी वो ये थी कि आम बोलचाल की भाषा जो है उसका इस्तेमाल किया जाए। अब वो आम बोलचाल की भाषा जो थी वो ना ही संस्कृत थी ना ही हिंदी थी, वो उसको अच्छा बोलने के लिए हिंदुस्तानी बोल दिया गया। तो वो इस भाषा हम इस्तेमाल करते थे, और बोलने में भी अब मैं जब बोलता हूँ तब भी मैं अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू सब शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ। तो हितेश जी ने बताया मुझे कि शब्द कहाँ से आए, कभी ध्यान नहीं दिया मैंने कौन सा शब्द कहाँ से आया है। पर हाँ, फेक न्यूज़ की जहाँ तक बात है या फिर जो हम बात कर रहे हैं, मैं हितेश जी से जानना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि हितेश जी की जो न्यू मीडिया या डिजिटल मीडिया जिसे हम कहते हैं कि फेसबुक, ट्विटर और यही फेक न्यूज़ फैलाते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इसका बहुत बड़ा आरोप है और उसमें अखबार भी अछूते नहीं। अभी जो एक्सरसाइज हमने बच्चों को दी है उसमें इसका उत्तर मुझे लग रहा है कि ज़मीन से आने वाला है। वास्तव में मेरा ये मानना है, एक शिकागो में अपनी एक कॉन्फ्रेंस थी, उसमें ये विषय था, इस अंतर को मैं 2 तरह से देखता हूँ कि फेक न्यूज़ 2 कारण से है। एक तो न्यूज़ के बड़े स्तर पर ओपिनियनेटेड हो जाने के कारण है, और दूसरा तकनीक और गति का जो दबाव है उसमें भी ये कारण से हो रहा है। मगर उसमें भारतीय भाषाओं में आपको फेक न्यूज़ कम मिल रही है और इंग्लिश मीडिया में फेक न्यूज़ बहुत तेज़ी से फैलती है। ये एक इससे जुड़ी हुई कुछ स्लाइड्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि अब चुनौती ये आ रही है कि इंडियन लैंग्वेजेस में जो फेक न्यूज़ जा रहा है उसका पर्कुलेशन रोकने की चुनौती है, फिल्टर्स क्रिएट करने की चुनौती है। और सोशल मीडिया तो ख़ास तौर से, जैसे हमने एक लाइन उठाई और उसको प्ले कर दिया, उसमें गलती होने की हमेशा संभावना है, क्योंकि वहाँ पर डायमेंशंस कई सारे होते हैं, कवर करने से बाकी डायमेंशन छूट जाते हैं। किसी के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें हो सकती हैं, राजनीतिक उठापटक की खबरें हो सकती हैं, इंजरी से जुड़ी हुई खबरें हो सकती हैं। वहाँ पर अगर ये जल्दीबाजी करते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर उसको पकड़ने के जो तकनीकी तरीके हैं उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे कि इस सब से बचना कैसे।
हमने मार्क किया क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन? कोई उदाहरण बताएंगे? जी आप बताइए। राजकुमार, तो उस टाइम पे एक मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई थी कि ये लोग ड्राइवर्स थे, कोई भी वीडियो जबकि वो नेक्स्ट महीने सोशल मीडिया पे कुछ समाज में क्लियर कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। सो ये इंटेंशनली किसी मीडिया हाउस में ये खबर फैलाई गई थी which is a disinformation। और कोई? जी ब्रॉडकास्टिंग की यहाँ पे ये हुआ है, ये 5-6 का कुछ ऐसा रिपोर्टिंग था, उन्होंने थोड़ा हॉरर से उसको डाइवर्ट कर दिया और ऑडियंस को ऐसे मतलब ज़्यादा होड़ मच गई थी उस टाइम में चैनल्स में कि कौन सबसे पहले ब्रॉडकास्ट। सबसे पहले कौन जाएगा? हाँ, तो उन्होंने तंत्र मंत्र से जोड़ दिया, बाकी सबसे जोड़ दिया। ये डिसइंफॉर्मेशन था, फैक्ट्स कुछ और थे। जी जी वहाँ पे अभी लाइक 2 साल पहले और मैंने तो ऐसा हुआ था कि जब ईद थी तो उस टाइम पे वहाँ पे बहुत बड़ा जामा मस्जिद है, एक मस्जिद, तो वहाँ पे दंगे वगैरह हो गए थे। तो लाइक एक इन्फॉर्मेशन फैलाई गई थी कि लाइक हिंदूज ने पत्थर मारे थे जब उनकी नमाज पढ़ी जाए, बट ऐसा नहीं था। अगले दिन न्यूज़ में आया था कि उन लोगों ऐसा नहीं था कि शरारत से हुआ। ऐसा कुछ नहीं। This is a case of malinformation where Veer Savarkar is termed as a terrorist. बिल्कुल जैसे कि आप शब्दों के बारे में बात कर रहे थे कि डिसइंफॉर्मेशन सब शब्द कैसे बनाए जाते हैं। इसका मैंने एक एग्जाम्पल देखा था कि हम फोटोज़ को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टाइम में शायद बिहार में कहीं दंगे हुए थे, वहाँ पिक्चर्स आई थी कि जो पुलिस वाले हैं वो दंगाइयों को बहुत बुरी तरीके से लिखते हैं, जबकि सच ये था कि उस हाथापाई की शुरुआत दंगाइयों ने उन पर पत्थर बरसा के की थी। ये अभी बंगाल में भी इस तरीके के फोटो आए, और कल जैसे हमने चीते वाले प्लेन का फोटो का जिक्र किया, उससे भी होता है। उस समय तो मिस इन्फॉर्मेशन की मेन स्ट्रीमिंग हो गई थी, और कुछ लोग इस देश के खिलाफ ही, जो देश वैक्सीन बना रहा है उस वैक्सीन के खिलाफ ही मेन स्ट्रीम में बैठ के खबरें फैला रहे थे। जिस ट्रेन से लोगों को वापस भेजा जा रहा है उसमें उनसे एक्स्ट्रा पैसे लिए जा रहे हैं, इस तरीके की खबरें चली। एनडीटीवी, बीबीसी, इन सब ने खबरें चलाई। बीबीसी ने तो एक कार्टून बनाया एक दिन कि 2 खबरों की बात अगर हम बात करें तो उन्होंने ये कहा कि अगर मास्क कंपलसरी हो गया तो भारत को एक गरीब फटेहाल स्थिति में दिखाया कि जिसके पास कपड़े नहीं है वो मास्क कैसे पहनेगा, जिसके पास पहनने के लिए पूरे कपड़े नहीं हैं। अगले दिन ये स्थिति थी, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की बात थी, तो ब्रिटेन को ज़रूरत थी, वो भारत से मांग रहा था। तो एक दिन पहले आप जिसे फटेहाल बता रहे हैं, दूसरे दिन उसके सामने कटोरा लेके खड़े हैं, और उस दिन आपका कार्टून गायब है, आपका नैरेटिव गायब है। तो इस तरीके का काम होता है। जैसे कश्मीर के संदर्भ में बताऊं, शब्दों के संदर्भ में बताऊं, कश्मीर के लोगों को कभी मिलिटेंट नहीं लिखना, आतंकियों को मिलिटेंट नहीं लिखना, एक्सट्रीमिस्ट लिखेंगे, सेपरेटिस्ट लिखेंगे। हाँ, और जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी है वहाँ पर उनको हमेशा जो हमारे लिए संप्रभुता का खतरा वो सारे टेररिस्ट हैं, मगर भारत में ये एक अलग तरह की विविधता की आवाज़ है, अस्मिता का संघर्ष है, पहचान की लड़ाई है। इस तरीके से करना ये बीबीसी का काम रहा है। This also reminds me of the time when the Kashmiri Pandit's case was termed as an exodus instead of a genocide. अभी एक किताब मैंने दी है कि भारत का सबसे बड़ा विभाजन के समय का जो जेनोसाइड है, जिसके गवाह जिंदा हैं,
और पतझड़ के पत्तों की तरह से जा रहे हैं, वो केस कभी कॉन्टेस्ट नहीं किया गया। स्टीवन स्पीलबर्ग होते तो अपने लिए वो फिल्म बनाते हैं, वो व्यूज़ के लिए फिल्म बनाते हैं, पूरी दुनिया देखती है, सराहती है, मगर ये दुनिया का सबसे बड़ा अनकॉन्टेस्टेड केस है। आपके पड़ोस में, यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से, अगर मैं ठीक हूँ तो राजा पार्क एक जगह है, वहाँ पर शरणार्थी बस्ती हैं जिसमें आपको लोग मिल जाएंगे, यूनिवर्सिटी के छात्र जाके अच्छे इंटरव्यूज कर सकते हैं वहाँ पर। आपने क्या देखा था, वो फर्स्ट हैंड स्टोरीज हैं। विवेक रंजन अग्निहोत्री की जिम्मेदारी नहीं है, जयपुर के लोग राजा पार्क से वो स्टोरीज बना सकते हैं। आपने टास्क दिया था तो पिछले पास आउट हो गए हैं वो बच्चे, और उनकी अभी रॉ स्टोरीज हमारे पास में आप रॉ दे सकते हैं। हम 200 से ज़्यादा हमने स्टोरीज की हैं, और उस समय क्या चल रहा था और लोगों ने क्या कहा है उस पर हमने काम किया है। तो आप हर दिन हिस्ट्री लिखने का काम ये स्टोरीज के माध्यम से कर सकते हैं, और उसमें जो गढ़ा हुआ सच है बाद में जो टेक्स्ट बुक में जाता है उसकी सफाई करने का काम ये नैरेटिव करेगा। सबाल्टर्न नैरेटिव वही नहीं है जो ग्रामशी लिख गए हैं। सबाल्टर्न नैरेटिव वो है जिनकी बात को हम अपने सामने रहकर नहीं सुनते हैं, हम उन्हें आउटडेटेड मान लेते हैं। मेरे ख्याल से राहुल जी जिस जगह से आते हैं, आपको तो बड़ा गहरा इसका अनुभव रहेगा, आस पड़ोस पर और बाकी सब में आपने देखा होगा कि जो विभाजित पंजाब के विभाजन की जो कहानियां हैं, इश्तियाक अहमद ने भी लिखी हैं, मगर उसकी साइड दूसरी है, कृष्णानंद सागर जी ने लिखी हैं। ये जो कहानियां हैं अपने आप में दुनिया का सबसे बड़ा केस है जिसमें आप सब एक डिसइंफॉर्मेशन को आप ठीक कर सकते हैं। आपके सामने है ये केस। इनफैक्ट मेरी मदर की जो फैमिली है, मदर की साइड की, वो सारी सियालकोट से जो है वो माइग्रेट हो गया है। तो आई हैव सीन और दोस्त से मेरे बचपन में मेरे जो नाना है वो ये सब बातें किया। दूसरा, अभी फेक न्यूज़ की मिथ है थोड़ी सी लगा कि कोई ना कोई स्टूडेंट इस बात को उठाएगा। रिसेंटली, बिल्कुल अभी, अगर कोई फेक न्यूज़ का या फिर डिसइंफॉर्मेशन का एग्जाम्पल है तो वो है शी जिनपिंग का हाउस अरेस्ट, और वहाँ पर चाइना में कू की बात है। तो ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा है और सबसे लंबे समय तक सस्टेन भी किया है इसने, और वो इस कारण भी है कि चाइना का जो ऑफिशियल मीडिया है वो उसने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया लंबे समय तक। इसलिए ये सिलेक्टिव साइलेंस की जब हम बात करते हैं तो सिलेक्टिव साइलेंस भी प्रोपोगेट करता है। कई बार कुछ मुद्दों पर या किसी मुद्दों पर स्टैंड नहीं लेना, तो सिलेक्टिव एक्टिविज्म और सिलेक्टिव साइलेंस ये दोनों फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन को बढ़ाता है। कुछ मुद्दों पर हम बोलेंगे ही नहीं। भारत में हिजाब की बात होगी तो हम यहाँ पे उसका समर्थन करेंगे, मगर ईरान में उसका विरोध होगा तो हम उस विरोध का भी समर्थन करेंगे। तो हम किसके साथ हैं? हम प्रोपेगेंडा के साथ हैं, ये मानना चाहिए। ऐसे लोगों को लेबल करते हुए भी आप अच्छी स्टोरीज कर सकते हैं कि, और यहाँ पर अगर पैलेट गन चलेगी तो पैलेट गन के लिए कवर स्टोरीज बनेंगी, मगर लड़कियों के सिर में गोली मार दी जाएगी हिजाब के लिए, उन पर कोई स्टोरी नहीं बनेगी। ये जो दोमुहापन है, अगर आप इसको भी करते हैं तो मुझे लगता है डिसइंफॉर्मेशन से एक लड़ाई आप लड़ रहे हैं उस समय पर भी, ये लड़ाई भी लड़नी चाहिए। जेंडर के मसले पर भी पूरी दुनिया जिस तरह से, बल्कि अमेरिका खासतौर से जेंडर का एक मसीहा बनता है, वहाँ पर अभी ये सब घटनाएं चल रही है कि अगर आप अबॉर्शन कराते हैं तो उसको क्रिमिनलाइज किया जाता है कि अगर कोई औरत अबॉर्शन का डिसीजन लेती है तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस होगा, तो इलीगल कर दिया। एक इसको मैं आप बड़ा थॉट प्रोवोकिंग पीस लिख सकते हैं उस पर कि आप कहते हैं कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनेगा, मगर ये अबॉर्शन का अधिकार ना देना ये तो बिब्लिकल थॉट है। आपको किसी लिबरल तथाकथित इंटेलेक्चुअल उनका कोई कमेंट सुनाई कोई नहीं मिलेगा। या ब्लैक लाइव मैटर जैसा चला, एक फर्जी कूपन चलाने के चक्कर में वो फ्लेयर अप हुई घटना, मारा जाना किसी का भी दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर उसे एक डेमोक्रेटिक आंदोलन के तौर पर जो फर्जी कूपन से शुरू हुई घटना, उसे फर्जी तरीके से बढ़ाकर और सिलेक्टिव तरीके से मोड़ देना वोट बैंक के लिए, कितनी बड़ी घटना है हमारे समय की डेमोक्रेसी से खिलवाड़ की। क्यों नहीं ऑल लाइव मैटर की बात होती, ब्लैक लाइव मैटर की बात होती है। भारत में रंगभेद वाली बातें की जाती हैं कि भारत के लोग शायद फर्क करते हैं, जबकि मुझे लगता है, या संस्कृत की बात होती है कि संस्कृत एलीट की भाषा थी, संस्कृत मासेस की भाषा नहीं थी। ये
ब्राह्मण की थी तो ब्राह्मण को टारगेट करो। जातियों में भारत को बांटने का काम जैसा अंग्रेजों ने किया उसी तरह से जब करते हैं, कोई ये नहीं बोलता कि संस्कृत में फिर वाल्मीकि रामायण कैसे लिख रहे थे और वाल्मीकि समाज आज भी पूज रहा है, तो वो रामायण किसने लिखी थी। कुछ और सवाल मैं कहता हूँ, कुछ सवाल आपको पूछने चाहिए। आर्य बाहर से आए, साल में 100 स्टोरीज अभी भी आती है। ये हम सब पढ़ते हैं, मगर दुनिया में कोई एक देश ये पढ़ाता है कि हमारे यहाँ से गए थे। अगर गए नहीं थे तो क्या ब्लूटूथ से आए थे, आए कैसे थे? ये क्वेश्चन आपको अपने टीचर से पूछने वाले सवाल है, साल में बार बार पूछने वाले सवाल है। कि ऐसे ही अभी जैसे राहुल गांधी बाहर गए और पूरे न्यूज़ भी, ये फेडरल ऑफ स्टेट्स है, भारत जो है भारत नहीं है, इंडिया इंडिया नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा। आप में से कोई इस दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी का नाम बता सकता है? ईस्ट इंडिया कंपनी 2 थी, एक यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी, एक ईस्ट इंडिया कंपनी, 1604 और 1600 शायद ऐसा ही। अगर भारत नहीं था तो ईस्ट इंडिया कंपनी में इंडिया क्या कर रहा था? वो कहाँ आए थे? वास्को डी गामा जिस समुद्री मार्ग को खोजते हुए आया, वो किस लिए आया था? और वास्को डी गामा को हम खोज का श्रेय दे रहे हैं कि इसने ये समुद्री मार्ग खोजा जो भारत तक जाता है। तो भारत तक रास्ता जाता था, वो रास्ता खोज रहे थे, उसे खोज का श्रेय दे रहे हो और वो अपनी डायरी में लिख रहा है कि मुझे रास्ता कान्हो जी ने बताया। जो गाइड से पूछ के आया है उसे खोज का श्रेय दे रहे हो। इसका मतलब हम सब ने सवाल पूछना कुछ कम किया है। हम खुद किसी एक एजेंडा का शिकार होकर निकले हैं, इसलिए हमारी कान्हो जी गुजराती बिजनेसमैन था, उसके लिए ये भी लिखा है कान्हो जी के लिए उन्होंने कि इसका जो शिप है मुझसे 10 गुना बड़ा है, उसकी रफ्तार मुझसे ज़्यादा है, आप उससे एडवांस हो और बाद में आपको खोजने का श्रेय किसी और व्यक्ति को दिया जा रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। एक सबरीश की एक किताब है, मैं सजेस्ट करूँगा आप लोगों को पढ़ने के लिए, अच्छी किताब है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, शब्दों पर हो सकती हैं, नैरेटिव पर हो सकती हैं। मार्कोनी को हम रेडियो वेव्स के आविष्कारक के रूप में जानते हैं, जबकि जेसी बोस थे, उन्होंने अपना रिसर्च आर्टिकल लिखा और उनको भेजा, वेटिंग के लिए भेजा था उनको, और ये पेटेंट नहीं करा पाए तो उन्होंने उनके इन्वेंशन को पेटेंट कराया। इट वाज हिज इन्वेंशन। देखिए, मेरा ये मानना है कि नॉलेज जो है, ज्ञान है, उसके बारे में बात करो, इतिहास के बारे में। कुछ लोग इतिहास को डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वहाँ से ये डिसइंफॉर्मेशन शुरू होता है सारा खेल। अभी जयपुर की ही मैं बात कहता हूँ कि यहाँ पे चांद कमेटी बहुत सारी बनी हुई होगी जो ईद को अनाउंस करती है कि ईद किस दिन होगी। मैं कलकत्ता में था, मुसलमान भाइयों के साथ बात कर रहे थे। मैंने कहा जब हम साझी विरासत की बात करते हैं तो बजाय, और आपको पाकिस्तान का साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर और वहाँ के जो मजहबी मामलों को जो देखते हैं उनमें हर साल लड़ाई होती है, क्योंकि ये लोग चांद को देखने के लिए मीनारों पे चढ़ना, और मीनारों पे ही नहीं चढ़ना, चार्टर्ड प्लेन से आसमान में जाना कि चांद निकल गया, उस पर भी पैसा खर्च करते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं मानती। मैंने कहा कि आप कोई एक साल बताइए जिसमें हिंदू पंचांग में लिखा हो कि इस दिन पूरा चांद है और उस दिन ना हुआ हो। तो हिंदुओं के पंचांग से मुसलमानों की ईद क्यों नहीं हो सकती इस देश में? आप गंगा जमुनी की बात करते हो, एक पंचांग तुम्हारे पुरखों ने बनाया है। ये चांद कमेटी की जरूरत उन लोगों को होगी जिन, जब चश्मा भी नहीं था तब हमने खगोल नाम दिया था। चपटी नहीं है, गोल है, भूगोल है, खगोल है, दूरी कितनी है, नक्षत्र क्या है, ग्रह कौन से हैं, ग्रहण किस दिन लगेगा, ये सारी चीजें आपकी नॉलेज ट्रेडिशन का हिस्सा है। इन्हें साल में 10 बार मौका आता है कि आप कंटेस्ट कर सकते हैं, और आप उस समय पर किसी मजहब से नहीं लड़ रहे हैं, आप उनसे लड़ रहे हैं जो विज्ञान के हिसाब से नहीं चलना चाहते, जो हिस्ट्री को अपने हिसाब से डायरेक्ट करना चाहते हैं, हर साल खबरों को खास तरीके से ट्विस्ट करना चाहते हैं। उनके सामने हमें एक आईना तो रखना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैं कुछ उदाहरण जो हमने एक्सरसाइज दी थी वो दे के अपनी बात पूरी करता हूँ, नहीं तो बात तो बहुत क्योंकि उदाहरण बहुत होते हैं। हाँ, जब प्लेन नहीं था तो रामायण में वो बनाया गया था कि वो जब वहाँ से आ रहे थे, लंका से लौट रहे थे, तो और खाली इतना ही नहीं था, एक चौपाई आती है, वो सही बताया होगा, सही बताया होगा।
अब जैसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोई। जब विमान चलता है तो कोलाहल भी होता है। अगर कुछ चीज नहीं है तो उसे कैसे पता कि हम आज बैठते हैं तो कोलाहल होता है। जयंत की जब बात होती है तो ये होता है कि जयंत हाथ में से एक कौवे का रूप रख के आता है और भगवान के हाथ में से खाने का टुकड़ा लेकर वो जाता है। तो पीछे यह संदर्भ या तो सीता जी से जुड़ा हुआ है, मगर जयंत का है। पीछे उसे लगता है कि भगवान ने हाथ बढ़ाया तो वो पूरी स्पीड से बढ़ रहा है और हाथ उसे अपने पीछे आता हुआ लगता है। तो इसका जब वर्णन करते हैं तो उस समय तुलसीदास जी लिखते हैं कि ध्वनि के तीनों प्रतिबंध जो हैं वो टूट गए। साउंड के 3 बैरियर्स की बात कर रहे हैं वो। साउंड के बैरियर्स होते हैं, आप सुपरसोनिक में जो पढ़ते हैं उसकी बात कर रहे हैं, मगर आपने अपना कभी उसको जज करने की कोशिश की, रखने की कोशिश की। अगर उसका विरोध आए तो उस विरोध को झेलने की क्या कोशिश की, अगर विरोध आया तो थोड़ा और पढ़ने की कोशिश की। अगर हम ये करते हैं तो मुझे लगता है हमारी नॉलेज ट्रेडिशन में से बहुत सारी ऐसी खबरें निकलती हैं जो आधी अधूरी जानकारी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पुराना जो है सारा ही सही है या जो नया है वो सारा ही गलत है, मगर जो कहा गया है उसको सही संदर्भ में रखना। तो क्रेडिट भी हमें, मतलब ये खुलापन भी शायद रखना पड़ेगा हमें कि विमान का रेफरेंस हमारे पास था, लेकिन विमान जो बनाए, जो एग्जीक्यूशन में लाए, वो वैज्ञानिक जो थे वो वेस्टर्न वर्ल्ड के। नहीं, ये अपने यहाँ पर एक फिल्म बनी थी हवाई जहाज़, विमान शास्त्र का उसमें उल्लेख है और हमने कुछ स्टोरीज की हैं बाकायदा। तो ऐसा नहीं है, जैसे लियो टॉल्स्टॉय को उसकी प्राइमरी ड्राइंग का श्रेय देते हैं, तो विमान शास्त्र का भी उल्लेख आप उसके साथ में कर सकते हैं। जैसे अभी पॉलो कोएल्हो की बात कर रहे थे, कीमियागिरी की बात कर रहे हैं, अल्केमिस्ट की बात कर रहे हैं, दिल्ली के बिरला मंदिर में कुछ सूक्त लिखे हुए हैं, उस पर अच्छी स्टोरीज हो सकती हैं। या पारे को जमाने का जो फॉर्मूला है उसको ठोस कैसे किया जा सकता है, अकेला लिक्विड है। ये बहुत सारी हमारे मुझे लगता है कि भ्रांतियों को तोड़ने वाली खबरें हो सकती हैं। मैं वो पॉइंट्स आपके सामने कुछ उदाहरण देकर कि फॉल्स इंफॉर्मेशन के कुछ मामले जो थे, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु का एक मामला था और मीडिया आउटलेट्स का जैसे आपने कहा था वो प्रश्न यहाँ पर जुड़ रहा है कि इसमें आज तक भी शामिल था गड़बड़ी, टाइम्स ऑफ इंडिया भी था, एबीपी न्यूज़ भी था, टाइम्स नाउ था, इंडिया टुडे था, IANS था, जागरण था, जिसमें एक गलत खबर जो रिया चक्रवर्ती को कटघरे में खड़ा करती थी वो यहाँ पर चलाई गई। जैसे हितेश जी ने कहा, संदर्भ भी ना इस मामले में बहुत ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल आपको दे, मैंने कश्मीर बहुत ज़्यादा कवर किया, इसलिए मैं वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कवर किया। तो क्या होता था, रात में जब आप गाड़ी में जा रहे होते थे तो वो सिक्योरिटी फोर्सेज आपको रोक और वो कहती हैं कि आप गाड़ी की लाइट डिम कर दीजिए, आप हाथ ऊपर करके बाहर आ जाइए और आप घूम जाइए। तो इस तरह से रोकते हैं और दूर से रोकते हैं और उन्होंने गन आपकी तरफ तानी होती है, सब कुछ होता है। अब कश्मीर में लोगों को, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ख़ास तौर से ये कश्मीरियों के साथ किया है। उनको लगता है कि उनको बाहर निकाल के हाथ ऊपर करके ह्यूमिलेट किया। अब मैं इसी का कॉन्टेक्स्ट आपको एक और जगह बताऊँ कि मैं असम में इलेक्शन के दौरान नलबाड़ी एक इलाका है, उस दौरान वहाँ पर कवरेज कर रहा था। तो वहाँ पे उल्फा आतंकवादियों का अटैक हुआ और वहाँ पे कुछ लोगों को मारा गया। तो मैं वहाँ पे इंटीरियर में कवर करके वापस आ रहा। तो ये लगभग 2-3 बजे रात की बात हो। तो वहाँ पे भी पेट्रोलिंग होती है, तो वहाँ पे भी आर्मी के एक मेजर थे, वो पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने हमें रोका और उन्होंने उसी तरह से रोका कि उन्होंने हमारे दूर से रोका, लाइट डिम करवाई और कहा कि बाहर आके हाथ ऊपर करके पलट जाइए। तो ये पर्सपेक्टिव है। एक वहाँ पे जो फोर्सेस डिप्लॉयड हैं वो उनका एक काम करने का है। अब आप उसको अगर कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में ले लेंगे और असम के कॉन्टेक्स्ट में ले लेंगे तो आपको समझ आएगा कि ऐसा है, ऐसा किसी पर्टिकुलर आदमी के साथ।
जी, जैसे हमने सुशांत सिंह राजपूत की बात की, इसी तरह से सुशांत सिंह के आखिरी शब्द क्या थे, ये ट्वीट खूब चला। और मैं नाम लेके इसलिए बता रहा हूँ, ये किसी दुर्भावना से नहीं, हम एक न्यूज़मैन की तरह से बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ बड़े बड़े लोगों से भी चूक हो जाती है, हम उसी की बात कर रहे हैं। आज तक और India.com इसमें आगे थे, दिखाई दिए। फिर कुछ ट्विटर अकाउंट से जुड़ी हुई खबरें, लंबा हो जाएगा, इसमें TOI, HT, ABP न्यूज़ सब शामिल हैं। एक कोरोना वायरस की जो फिलो वायरस के साथ स्टडी को जोड़ते हुए कुछ आर्टिकल्स चले और इसमें हिंदू का नाम सामने आया। उन्होंने शायद ये चूक गए, वो उनके पास से ये खबर गई। नोटबंदी के दौरान भी वो जो नए नोट है, चिप है और लाइनों में लगे हुए बहुत सारे लोग मर गए हैं, ऐसी खबरें जो चली जिनका कोई आंकड़ा नहीं था। अभी जैसे CA प्रोटेस्ट के दौरान आया, 300 मर गए, 500 मर गए, आंकड़ा नहीं है, उनकी पुरानी बीमारी क्या थी उसका रिकॉर्ड नहीं है, मगर एक आंकड़ा है जिसे पॉलिटिकल तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है, ये सारा चला। तो अभी टमाटरों को कोरोना वायरस से जो जोड़ने की कोशिश हुई, और ये खबर TV9 भारतवर्ष पर जो चली, 1962 के युद्ध का मेमोरियल जो था उसे गलवान के प्रूफ के तौर पर दिखाया जाना, ये खबर चली आज तक और टाइम्स नाउ पर थी। फिर एक सटायर आर्टिकल था इमरान खान का, उसे न्यूज़ की तरह से चला दिया। वहाँ जैसे पाकिस्तान का पाकिस्तान में एक, हम जैसे इंडिपेंडेंट का नाम समझते हैं, बड़ा है, पाकिस्तान में डिपेंडेंट के नाम से एक सटायर चलाने वाली वेबसाइट है, उसकी न्यूज़ आइटम को ये इमरान खान का आर्टिकल है, इस तरीके से खूब सब लोगों ने चलाया और वो एक न्यूज़ एजेंसी IANS से वो रिलीज़ हो गया। तो इस तरह से कई बार हम देखते हैं कि खबरें फैलती हैं और गड़बड़ियाँ होती हैं। इसमें कुछ और नोट्स हैं मेरे पास जो मैं चाहूँगा कि बच्चों से साझा करूँ। आज समय में मैं जितनी चीज़ें बताई हैं इससे 4 गुना चीज़ें आपके बताने के लिए मेरे पास नोट्स हैं, जिससे आपकी समझ बढ़े, दुनिया में इसके लिए क्या काम हो रहे हैं, इसके क्या टूल्स हैं, उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे तो टूल्स पर कि अगर गड़बड़ चीज़ें आती हैं तो उसको देखने का हमारा तरीका क्या है। एक वो बात की कि जो फैक्ट चेकर्स हैं वो कितने ऑथेंटिक हैं, मैं अभी बता दूँ, वो भी थोड़ा सा जैसे कोरोना पे जोशुआ ने पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसकी पूरी पड़ताल की और वो डॉक्यूमेंट्री बनाई, बाद में गूगल ने उससे हटा दी, वहाँ पे आप उसको सर्च नहीं कर पा रहे, जब तो वापस मिल जाते हैं। तो उसमें क्योंकि बिल्कुल बाउंडर नहीं था, जो कि WHO के पूरा जो एडिफिस है उसको चैलेंज। जी, अगर हम अब टूल्स की बात करें तो पहला एक गूगल रिवर्स इमेज एक है, जिसमें फ़ोटो के साथ अगर कोई छेड़खानी की गई है, बदला गया है, तो आप देख सकते हैं और उसकी वास्तविकता क्या है, फ़ोटो का ओरिजिन क्या है, ये गूगल रिवर्स इमेज एक बड़ा टूल है आपके पास। दूसरा, ट्विटर, फेसबुक और गूगल का एडवांस सर्च जो है वो हमारे काम आता है। ये टूल ख़ासतौर से मॉर्फ जो ट्वीट हैं, ट्वीट को लिया, उससे थोड़ा सा मॉर्फिंग की उसमें, और जैसे हमने फ़ोटो के मामले में तो किया कि निकॉन पर कैनन का ढक्कन लगा दिया, कैनन पर निकॉन का ढक्कन लगा दिया, जो PM के उसके साथ खबर चली वो तो फ़ोटो से हम पकड़ सकते हैं। और आप तो दूरदर्शन से जुड़े हुए हैं, इस खबर को फैलाने में प्रसार भारती के पूर्व चेयरमैन वो ट्वीट कर रहे हैं, और एक बार नहीं, उनके 2 या 3 बार हमने उनके गड़बड़ ट्वीट्स पकड़े। जो खबर में जवाहर सरकार CEO, हाँ CEO। फिर गूगल का ये जो मैंने बताया, ये मॉर्फ ट्वीट्स को पकड़ने के लिए है।
आप इसमें कीवर्ड्स जैसे डेट्स है, लाइक्स हैं, रीट्वीट्स हैं, ये सब सर्च करते हुए आप जाएंगे तो असली ट्वीट क्या था वो आपको पता चल जाता है। फिर एक फ़ोटो एनालिसिस करना, वो उसके लिए photoforensic.com एक वेबसाइट है। आप उस पर जैसे गूगल रिवर्स इमेज पर करते हैं, इसमें प्राइमरी लेवल पर फोटो में लेयर में किसी तरह की एडिटिंग की गई है क्या, वो पकड़ में आ जाती है। जब उसे बड़ा करके देखते हैं बारीकी से तो फोटो फॉरेंसिक से हम देख सकते हैं। एक और चीज़ है कि इस जैसे आपने कहा कि एक जगह का फोटो दूसरी जगह दिखा देना, तो इसमें दो तरीके से हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। हमारी टीम कभी करती भी है ये ज़रूरत पड़ने पर। एक तो गूगल लेंस के थ्रू और दूसरा गूगल मैप का 360, उसके माध्यम से भी हम ये चीज़ें देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट है कि वो वास्तव में उस जगह पर हुआ था या नहीं हुआ था, लोकेशन उसकी देख सकते हैं। तो और मैं एक आध टूल आपको और बताऊंगा जिसके लिए आपको आगे थोड़ी सी और पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर कुछ वेबसाइट हैं जो न्यूज़ एनालिसिस के लिए, अगर वेबसाइट से आपको रिलेटेड कोई खबर मिलती है, स्क्रीनशॉट मिलता है कि वास्तव में ऐसा था क्या, जैसे मान लीजिए पांचजन्य पर कोई खबर है तो आप पांचजन्य.com लिखें, उसके आगे अंडरस्कोर लगाएं, फिर कीवर्ड लिखें। ऐसे ही अलग अलग वेबसाइट्स के लिए ये एक छोटा सा तरीका है जिसमें सर्च में हम एक फ़िल्टर क्रिएट करके वहाँ तक जा सकते हैं। फिर एक और महत्वपूर्ण तरीका है आर्काइव लिंक सेविंग का। जैसा आज राजस्थान में बहुत खींचतान चल रही है, मान लीजिए कि कांग्रेस की टॉप लीडरशिप के बारे में आज कोई यहाँ पर रिबेल ट्वीट कर देता है, आपको लगता है कि ये डिलीट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, दूसरा लिंक आर्काइव लिंक आप कर सकते हैं उनका। archive.org एक है, वहाँ पर आप उनका लिंक को आर्काइव कर सकते हैं। तो एक पूरा थ्रेड बन जाता है जो आप अपनी आर्काइव में रेफरेंसेस रखना चाहते हैं। मैंने जैसे कहा कि बैकग्राउंडर के फोल्डर्स होने चाहिए, तो ये आर्काइव वाली वेबसाइट इस हिसाब से आपके जो अलग अलग वर्टिकल्स में आप आर्काइव मेंटेन करना चाहते हैं उसके लिए ये भी काम की है। फिर ये तो हुआ कि चेक कैसा करना है, उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव हैं जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे PIB का फैक्ट चेक काम कर रहा है, यूपी पुलिस और गवर्नमेंट का एक अपना फैक्ट चेक है, राजस्थान गवर्नमेंट का भी अपना एक फैक्ट चेक है, मध्य प्रदेश का, हरियाणा का, छत्तीसगढ़ में, ये यहाँ पर गवर्नमेंट फैक्ट चेकर्स हैं जिनसे हम काम देख सकते हैं। और जब हम डिसइंफॉर्मेशन की अगर डिसएडवांटेजेस देखते हैं तो उसमें कई बार भय भी होता है, लालच भी होता है, जान माल का नुकसान होने की भी बात रहती है, कम्युनल टेंशन बढ़ना, डिसहार्मनी बढ़ना, ये सारे खतरे उसके साथ जुड़े रहते हैं। कुछ और जैसे अगर मुद्दों की बात करें तो जैसे हमने कहा CAA प्रोटेस्ट की बात की, अभी अर्शदीप का एक मामला आया था। अर्शदीप ने एक मैच में कैच छोड़ा तो उसे अगले दिन पाकिस्तानी जो पेजेस चला रहे थे उन्होंने उसे खालिस्तान से जोड़ने का काम किया। मतलब एक नया लड़का जिसका पूरा कैरियर है, जो इस देश का हीरो हो सकता है, उसे इस देश का खलनायक कैसे बनाया जाए वो प्ले करना इंफॉर्मेशन के थ्रू। एक अभी का बहुत बड़ा एक यंग लड़के के हिसाब से सोचो जिसने इतना पसीना बहाया है, उसे एक रात में एक क्षण पर एक कैच छूटने की वजह से खलनायक बनाना, अवसाद में डालना, और हो सकता है कि कल को उसका मन इस देश से खट्टा हो जाए, ऐसा काम करने की कोशिश करना, ये भी कई बार होता है। दिल्ली दंगों में ऐसा हुआ, कई खबरें चली। फिर जो शिप्रा जी ने कहा कि फैक्ट चेकर्स कैसा फैक्ट चेक करते हैं, मैं दो चीज़ों की बात करूंगा कि पांचजन्य ने 2 इनिशिएटिव लिए। ये जो गूगल का फैक्ट चेकर आया है ये बाद में आया है, और इसी तरह बच्चों पे भरोसा करते हुए हमने काम किया। दिल्ली में IIMC है, IIMC के बच्चों को साथ लेकर हमने कहा कि 15 ऐसी न्यूज़ जो झूठी थी मगर जो बड़े संस्थानों ने लिखी, बड़े एडिटर्स या रिपोर्टर्स ने लिखी, उसका फैक्ट चेकिंग ये 15 बच्चे करेंगे। कार्डिफ यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, हमने उन्हें नोडल पर्सन बनाया, संतोष तिवारी जी थे,
और उसका हमने फैक्ट चेक किया। 15 ऐसी न्यूज़ जो बड़े बड़े लोग बोल रहे थे, बच्चे बता रहे थे कि नहीं आप होंगे बहुत बड़े मगर असली खबर ये है, तो वो एक इनिशिएटिव, ऐसे इनिशिएटिव IIC से भी शुरू कर सकते हैं, मगर यहाँ पर फैक्ट चेकर की एक टीम बना दें तो ये काम किया जा सकता है। एक और खबर थी, इस देश में पत्रकारिता का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है, उसकी प्रतिष्ठा इस तरीके की हुई है, रामनाथ गोयब का पुरस्कार। मुझे पुरस्कार से कोई आपत्ति नहीं, मैं सम्मान करता हूँ विभूतियों का, मगर उस पुरस्कार की आड़ में भी कई बार मिस इन्फॉर्मेशन को पुरस्कृत कर दिया गया। आपको पता है, एक अक्षय मुकुल की किताब थी, अक्षय मुकुल की किताब गीता प्रेस गोरखपुर पर केंद्रित जो किताब थी, उसमें ये था कि गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना और हिंदू कट्टरवाद का उभार, इस तरीके से वो पुस्तक लिखी गई थी। हमने उसका फैक्ट चेक करने का निर्णय लिया और आपको हैरानी होगी जान के कि हमारे जो प्राइमरी क्वेश्चंस थे उसके बाद ही अक्षय मुकुल का शुरू में जो फ़ोन था वो उन्होंने पूरा गुस्से में तो बोला, मगर उसमें एकेडमिक रिसर्च कहीं नहीं थी गुस्से में। जैसे उन्होंने कहा कि गीता प्रेस गोरखपुर का जो कल्याण है ये हिंदुओं में पॉपुलर था और ये ऐसे कट्टर लोग हैं कि, मतलब मैं चीज़ बता रहा हूँ, वर्ड टू वर्ड नहीं बता रहा हूँ, कि जिन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि तक देना उचित नहीं समझा। हमारी टीम का जो सवाल था कि गांधी जी की हत्या किस डेट को हुई, बताएगा कोई? 30 जनवरी। आज इंडिया टुडे थॉमसन प्रेस में छपता है तो कितने दिन आगे की डेट होती है? 10 दिन आगे की डेट छपी होती है। जो आज मैंने इंडिया टुडे में काम किया तो मैं बता रहा हूँ, उसमें डिस्पैच के हिसाब से आगे की 10 दिन की डेट लेकर चलते हैं लोग। कल्याण की फ्रीक्वेंसी क्या है? साप्ताहिक नहीं है, वो मासिक है। एक मंथली मैगजीन जो 30 को क्लोज होनी है, 31 को जो क्लोज होनी है, तो मैंने कहा कि क्या आप ये चाहते थे कि वो गांधी जी की हत्या की भविष्यवाणी करते और छापते उनके लिए? तो अक्षय मुकुल जी के पास इसका जवाब नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसा वैलिड क्वेश्चन था। और हमने फिर कल्याण से भी बात करी, ऐसा नहीं कि खाली अक्षय मुकुल को ग्रिल करने के लिए किया। हमने पूछा कि क्या ये सही है? उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास कुछ पुरानी कॉपीज़ हैं, हमारा जितना डिस्पैच हो चुका था उसके अलावा बाकी कॉपीज़ हमने रोकी और उसमें पेस्टिंग करी, अलग से पेज छाप के गांधी जी को श्रद्धांजलि, वो कॉपी हम लेकर आए, वो कॉपी हमने छापी, 5 जने में ढूंढ के लाके वो कॉपी छापी। तो एक झूठी खबर को, उसके लिए रामचंद्र गुहा के फाउंडेशन ने 10 लाख रुपए उस रिसर्च को फंड किया और उस झूठ को नेशनल लेवल पर सेलिब्रेट किया गया। मोदी को गाली देते हैं, मोदी मीडिया बोलते हैं, मगर उस कार्यक्रम में मोदी जी को ही बुलाया गया और लेखक विरोध स्वरूप मंच से बाहर रहा। यानी देश के प्रधानमंत्री को भी डिसीव करने का काम कर रहे हैं। किस लेवल पर जाके ये डिसइंफॉर्मेशन काम करता है, ये उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण था। तो मुझे लगता है कि इन बच्चों के साथ, जैसा मैंने एक उदाहरण बताया, एक स्टोरी बताई, हम हमेशा आने वाली पीढ़ी पर भरोसा करते हुए ये डिसइंफॉर्मेशन, माल इन्फॉर्मेशन, इससे जो लड़ाई है वो आप सबके बिना अधूरी है। और आज अच्छा ये है कि तकनीक से जितनी जल्दी ये फैलती है उतनी ही जल्दी करेक्ट भी हो सकती है, तुलना के तौर पर सामने भी रखी जा सकती है। थोड़ा सा हम उसको अपने आप को तकनीक के लिए तैयार करें, हिस्ट्री को ठीक ढंग से पढ़ने के लिए तैयार करें, फैक्ट शीट्स तैयार करने की आदत डालें और बैकग्राउंडर और फॉलोअप जो मैंने कहा दोनों के साथ में फैक्ट शीट्स अपनी होनी चाहिए। और मैं स्वागत करूंगा कि अगर IIS जो हमारा यूनिवर्सिटी है यहाँ पर फैक्ट शीट्स के लिए ख़ास तौर से अगर, और फैक्ट चेक के लिए, 2 चीज़ों के लिए अगर आग्रह जर्नलिज्म डिपार्टमेंट में बनता है तो आगे जाने वाले आपका ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकता है, उसका स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, मगर आपकी रीढ़ मजबूत होगी। क्योंकि जर्नलिज्म में 3 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, वो आपको मतलब ज़रूरी हैं। एक, भाषा अच्छी चाहिए, तथ्य सच्चे चाहिए और रीढ़ पक्की चाहिए। दबाव बहुत सारे आते हैं, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये समझेंगे तो इन 4 तरह के झूठों को पकड़ते हुए हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू हितेश जी।
तो आज के सत्र को समाप्त करते हैं और कोई सवाल आपके हो तो एक जो मेरे ख्याल में आपकी जो बात कही और वकास साहब ने कल थोड़ा सा प्रोवोक किया था बच्चों को कि कुछ टीम बना के अपना एक कॉन्सेप्ट के साथ में काम किया जाए, उसको आगे बढ़ाने की ज़ील जिनमें होगी वो मेरे ख्याल में अपने आप प्रेरित होंगे। दूसरी बात, क्योंकि ये बीच में जब पहले भी बात हुई थी तो आपने कहा था कि कुछ बच्चों को इस तरह की एक्सरसाइज दीजिए, वो उस मायने में हम पिछले सेशन में नहीं करा पाए। तो एक टीम, एक वॉलंटरी में अपनी फैकल्टी टीम से कहूँगी कि एक परमानेंट टीम हमारी एक मेरे ख्याल में एक बॉडी बना दी जाए फैक्ट चेकिंग की, और उनके लिए एक रेगुलर एक्सरसाइज, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ लर्निंग। उसमें सब चीज़ें आ जाएंगी कि खोजना, बीनना, ठीक करना, सुधारना, हेडलाइन देखना, तो वो सारा जो एक नज़रिए के बाद जो हम कर रहे थे, मेरे ख्याल में वो सारी चीज़ें, बहुत सारे अनुभव हैं। जैसे ताजमहल की ही बात है, ताजमहल को हम कहते हैं कि प्रेम की निशानी के तौर पर, तो मैंने एक स्टोरी लिखी लंदन की मैगजीन के लिए, और तब मैंने उसको खोजा कि क्या मसला था, और मैं खोजते खोजते बहुत लोगों से मैंने बात की, और मैंने, क्योंकि जर्नलिस्टिक अप्रोच से करना होता है तो बिना किसी बायस के, कि वो किस तरह से निशानी थी, उसके मतलब उसके हमारे पास आर्ग्यूमेंट तो होने चाहिए ना कि किस लिए वो मॉन्यूमेंट था। तो वो जब खोजते खोजते मैं पहुंची तो बात मुझे जो समझ में आई, जब पूरी हिस्ट्री मैंने पढ़ी, और रोइना ग्रेवाल की एक किताब है उस पे ताजमहल के, उसमें मुझे रेफरेंसेस मिले इस बात के, तो मैंने ये कहानी लिखी कि जो मुमताज़ थी वो एक्चुअली शी वाज एन एक्सप्लॉइटेड क्वीन, कि वे 14वां बच्चा पैदा करते हुए उनकी मौत हुई थी। तो अगर चाहे हम जेंडर के नज़रिए से देखें, इंसानियत के नज़रिए से देखें, तो वो प्रेम कैसे कहा जा सकता है, और उसके बहुत सारे रेफरेंस मुझे अपने आप ही मिलते गए। मैंने कोई एस्टेब्लिश थ्योरी के साथ में शुरुआत नहीं की थी उसको, लेकिन वो प्रेम कहानी के पीछे क्या है जब मैं खोजने लगी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें, और वो पूरा जो मिथ था जो मैंने बचपन से पढ़ा था वो धराशायी हुआ। अफगान पठान की बीवी थी, उसकी मृत्यु के बाद इधर शादी हुई थी, ऐसा प्रेम वाला नहीं था। बुरहानपुर में मैंने ताप्ती के किनारे देखा जहाँ पर मुमताज़ को वास्तव में दफनाया गया था, आप लोग भी देख सकते हैं। तो हम जितना ट्रैवल करेंगे, और एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा, आपके पॉइंट की एक बात छूट गई थी कि जो फैक्ट चेकर्स हैं उस पर हम कितना रिलाई करें। अभी हमने आपने वो जो फैक्ट चेकिंग ऑफ द फैक्ट चेकर्स वाला जो फैक्ट चेकिंग, हमने फैक्ट चेकिंग की, फैक्ट चेकर की, और एक बिल्कुल हमारे जो एक ट्रेनी जर्नलिस्ट थे उसको हमने काम पर लगाया, और वो पूरे ज़ील के साथ, पूरे उत्साह के साथ उसमें लगे, और मेरे ख्याल से 300 खबरों की छान फटक, ट्वीट्स की छान फटक करने के बाद ये समझ में आया कि कम से कम पहली नज़र में 36 मामले हमने पकड़ लिए कि जो एक फैक्ट चेकर झूठ बोल रहा था, और फैक्ट चेकर वही है जो अभी जेल रह के आए और जमानत पर है। जुबैर की मैं बात कर रहा हूँ, हर्ल्ड न्यूज़ की बात कर रहा हूँ, और जब 36 मामले समझ में आए, और एक ट्रेनी जर्नलिस्ट ने मतलब ट्रेनिंग से आगे, अब तो आगे बढ़ गए, अम्बुज ने वो काम किया था, तो 36 चीज़ें आई, तो हमने तो कहा कि ये सच का मामला नहीं है, इनका तो सच से 36 का आंकड़ा है, ये ऐसे लोग हैं, आपको इनसे दोहरा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए जब उन्होंने झूठ फैलाने की कोशिश की और वो पकड़े गए। तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। हॉक्स लायर भी कई बार ऐसा, हॉक्स लायर उसने नाम ऐसा रखा है, मगर कई बार सिलेक्टिव एक्टिविज़म या सिलेक्टिव फैक्ट चेकिंग के लिए दिखाई देता है। मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि एक हम इनिशिएटिव शुरू कर सकते हैं, तो एक व्हाट्सएप नंबर लीजिए, और वो किसी का नंबर नहीं है, अनवांटेड मैसेजेस वगैरह की बात नहीं, मगर अगर आप फैक्ट चेक करना चाहते हैं तो इस नंबर पर खबर भेजें, आपके पास जितनी सूचना है, फिर 2-3 टीचर्स उसमें से खबर को छांटें और फिर बच्चों को असाइनमेंट दें, ये हो सकता है। और ख़ास तौर से उसमें सारे व्हाट्सएप का फैक्ट चेक करना, जैसे मुझे पीआईबी से भी शिकायत रहती है, व्हाट्सएप, वायरल व्हाट्सएप्स का खाली फैक्ट चेक करना नहीं, मेन स्ट्रीम में जो गलत आया है उसकी गर्दन कौन पकड़ेगा। क्योंकि आज मैं नाम ले रहा हूँ, मगर पांचजन्य में हम 7 साल से एक कॉलम छापते हैं नारद के नाम से, मीडिया के टॉप पोजीशंस के लोग उसके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं, बदले में ना नाम देते हैं ना पैसा देते हैं, मगर मीडिया में जो गलत हो रहा है वो पांचजन्य में कम से कम लिखा जाए, किसने गलत किया उसके नाम से लिखा जाए। एक मीडिया में रह के मीडिया के
के करेक्शन के लिए, उसके खिलाफ नहीं, उसके विरोध में नहीं, ये एक कैंपेन पांचजन्य चला रहा है नारद के माध्यम से। तो मुझे लगता है कि ऐसा एक हमें नंबर भी बनाना चाहिए जहाँ पर फैक्ट चेकिंग का ये इनिशिएटिव शुरू किया जाए। और मैं चाहूंगी कि उसमें राहुल जी और आप जैसे लोग हम सिर्फ एडवाइजरी में रखें, बहुत बॉदर नहीं करेंगे हम, लेकिन कहीं अटके और कहीं पर हमें लगे कि हमें आपकी ज़रूरत है तो वहाँ थोड़ा सा नॉक करने की इजाज़त आप इतनी रहे बच्चों को। और ये मैगजीन है अपनी लाइब्रेरी में आती है, जिसका सारा जिक्र हुआ, जिसके संपादक हितेश जी हैं। मैंने लाइब्रेरी से मंगवाई, अभी आपकी लाइब्रेरी में आती है। और इसका इस प्रकाशन समूह के और जो मैगजीन्स हैं वो भी आपकी लाइब्रेरी में आती है। तो आप लोग जाके पढ़ें और पढ़ने लिखने की आदत बरकरार रखें। ब्रेक के बाद में हम लोग मिलते हैं। बहुत शुक्रिया हितेश जी का, कितना समय दिया, कल से हमारे साथ में रहे। और स्वागत फिर से राहुल जी का कि अगले सत्र के लिए बहुत कुछ नया, क्योंकि कई बार ये होता है कि एक ही विषय है और उस पर अलग अलग इंडस्ट्री के ही लोग हैं, तो कई बार एक सी ही ना हो जाए। तो अभी तक आपको नहीं लगा होगा कि हर पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को है। तो अगले सत्र में राहुल जी के साथ इंटरैक्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।